हेलो बच्चों, क्या हाल चाल आपके, कैसे हैं आप। देखो, एनपीओ में हम लोगों ने कई सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस की थी और पीछे हमने बहुत सारी बातें आपके साथ की हैं। आज हम क्लास को उसी के प्रोसेस में आगे बढ़ाते समय हम सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 23 करेंगे। आपको पता है हम प्रैक्टिस क्वेश्चन में आ चुके हैं, तो 23rd क्वेश्चन को हम शुरू करते हैं, देखते हैं। आज क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा और अच्छा होगा, तो कुछ भी हो, क्या फ़र्क पड़ता है। जिनके कॉन्सेप्ट अच्छे होते हैं, मतलब आपके, उनको कितने भी बड़े क्वेश्चन करा दो फर्क नहीं पड़ता है, इसलिए आपको चिंता नहीं होगा। अब आइए जरा 23 क्वेश्चन कराता हूँ। फॉलोइंग इज द रिसिट्स एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ इंडियन यूथ एसोसिएशन फॉर द ईयर एंडिंग ऑन 31 मार्च 2019। रिसिट्स एंड पेमेंट अकाउंट कहता है आपका जिसमें कि ओपनिंग बैलेंस कैश बैंक का, सब्सक्रिप्शन है, बैंक इंटरेस्ट है, सेल ऑफ ओल्ड कार। ओल्ड कार मतलब कोई एसेट्स बेचा मेरे बच्चे, कार हमारा एसेट्स होता है, तो हमने कार को क्या किया है, बेच दिया है, इसका मतलब ये निकल के आता है, ठीक है ना। फिर कहता है पेमेंट साइड में सैलरी है, रेंट है, प्रिंटिंग स्टेशनरी, पोस्टेज है, टाइपराइटर आपका है 40,000 का, टाइपराइटर हमारा एसेट्स होता है। इन्वेस्टमेंट है एंड क्लोजिंग बैलेंस कैश बैंक का। नीचे कहता है इन्वेस्टमेंट्स वर मेड ऑन 1 अक्टूबर 2018, वो डेट बता रहा है। वो जो हमने पेमेंट साइड में आपने जो इन्वेस्टमेंट 80,000 का किया है मेरे बच्चे, उसका डेट कहता है कि 1 अक्टूबर को आपने इन्वेस्टमेंट किया है। एंड यील्ड इंटरेस्ट 5% पर एनम, और उस पर 5% का कहता है वो इंटरेस्ट आपको देता है। सब्सक्रिप्शन कहता है इंक्लूडेड 80,000 फॉर द ईयर एंडिंग ऑन 31 मार्च 2018। फॉर द 30 करंट ईयर आपका 31 मार्च 19 है, तो ये कहता है कि पिछले साल का आपका 80,000। एंड 40,000 कहता है फॉर द ईयर एंडिंग ऑन 31 मार्च 2020, यानी कि अगले साल का मिला हुआ है। सब्सक्रिप्शन फॉर द ईयर एंडिंग ऑन 31 मार्च 2019 आपका 80,000, बहुत अच्छा, सॉरी 80,000 वेर स्टिल इन अरियर, मतलब हमें करंट ईयर का भी इतना रिसीव करना बाकी है। अभी क्वेश्चन पढ़ो, आंसर नहीं सोचना। रेंट कहता है फॉर मार्च 2019 5,000 इज स्टिल अनपेड, आउटस्टैंडिंग है बच्चे। 3,000 कहता है आर पेबल अगेंस्ट सब बिल फॉर स्टेशनरी, कोई स्टेशनरी का बिल पेमेंट करना भी बकाया है। और बुक वैल्यू कहता है कार वॉज 55, जो कार वो बिक गया 40 में, वो कहता है कि बुक में वो 40,000 का 55 का था। प्रिपेयर इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग ऑन 31 मार्च 2019 एंड बैलेंस शीट एज ऑन दैट डेट। आइए जरा शुरू करते हैं, बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये आपका रहा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो आप मेरे साथ यहाँ पे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट रेडी करेंगे। एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर, फॉर द ईयर, फॉर द ईयर एंडेड ऑन, एंडेड ऑन, कब ईयर एंड हो रहा है, 31 मार्च 2019 को, 31 मार्च 2019। ये लीजिए आपका, ये मेरे बच्चे आपका यहाँ पे जो इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट है, मैंने उसका फॉर्मेट बनाया। ये हमारे रजिस्टर का हाफ पेज भी काफ़ी है इसके लिए, जैसे हम पहले बनाया करते थे। और बैलेंस शीट जब भी कहेगा तो दो बैलेंस शीट बनाने पड़ेंगे, एक ओपनिंग का यानी कि बैलेंस शीट एज ऑन, बैलेंस शीट एज ऑन यहाँ 31 मार्च 2018, ध्यान दीजिए 2018 यहाँ पे पिछला वर्ष है मेरे बच्चे, 31 मार्च 2018 ये पिछला साल है। ये रहा मेरा फॉर्मेट ऑफ प्रीवियस ईयर बैलेंस शीट। और एक बैलेंस शीट आप इस साल का बनाएंगे, यानी कि बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2019, 31 मार्च 2019 का बैलेंस शीट आपका यहाँ पे। ये लीजिए, ये हमारा करंट ईयर का बैलेंस शीट आपका है, करंट ईयर का बैलेंस शीट। तो हमने ये रेडी किया। अब मैं शुरू करता हूँ, क्वेश्चन पढ़ चुका हूँ, कहाँ कहाँ डेफिनेट मुझे पता है, याद रखना। 31 मार्च 2018 यानी कि ये 17-18 पिछला साल है, और ये 18-19 आपका करंट ईयर है। 18-19 का मतलब होता है 1 अप्रैल 18 से लेकर 31 मार्च 19, ये हमारा करंट ईयर है। आओ ना शुरू करता हूँ, पहले रिसीट साइड से बढ़ना शुरू करूँ। रिसीट साइड में ओपनिंग बैलेंस यानी कि स्टार्टिंग का कैश और बैंक आपको बता रहा है। कैश यहाँ पे 25,000 है और बैंक कहता है 2,45,000। बिल्कुल सिस्टमेटिक वे में बढ़ना आपको। सब्सक्रिप्शन, मैं सब्सक्रिप्शन की सारी बातें अभी सॉल्व करूँगा। मुझे यहाँ पे काम करना है, वर्किंग नोट्स में नंबर 1 में
मैं सब्सक्रिप्शन की बातें आपको पहले समझा दूं। यहाँ पे देखो जरा क्या है, ये हमारा आपका 31 मार्च 2018 है और ये आपका 31 मार्च 2000, जहाँ पे कई सारे डेट हैं, समझ में नहीं आ रहा है डायग्राम बना लो, सारी बातें क्लियर हो जाएंगी गारंटी के साथ। तो सब्सक्रिप्शन के बारे में कहता है, एक तो पहले ये ओपनिंग हो गया, ये क्लोजिंग हो गया, और ये हो गया ड्यूरिंग द ईयर, ड्यूरिंग द ईयर, पूरे वर्ष की बात। जरा बताओ पूरे वर्ष में सब्सक्रिप्शन जो आपने रिसीव किया, या कह दो सब्सक्रिप्शन के नाम पे जो कैश रिसीव किया, वो कितना बता रहा है आपको पूरे साल में? देखो रिसिट साइड में, इट्स 4 लाख का अमाउंट, 4 लाख रुपए। ठीक है मेरे बच्चे, 4 लाख। नीचे आइए, नीचे आइए, आप देखो आपके बैलेंस शीट के बाद कहता है सब्सक्रिप्शन इंक्लूडेड 80,000 फॉर द ईयर एंडिंग ऑन 31 मार्च। जो साल 31 मार्च को एंड हो रहा है, यानी कि ये पिछला साल 31 मार्च को एंड क्या हो रहा है? 17-18। कहता है इसका सब्सक्रिप्शन मिला हुआ है इसमें कितना जी? आपका 80,000। मतलब यहाँ पे मेरे बच्चे आउटस्टैंडिंग रहा होगा सब्सक्रिप्शन पिछले साल का 80,000, वो 80,000 कहता है कि इसमें मिल गया है। ठीक है, फिर कहता है कि 40,000 फॉर द ईयर एंडिंग ऑन 31 मार्च 2020। इसमें कहता है कि 40,000 मिला है उस साल का जो साल 31 मार्च 2020 यानी कि 1920 का, मतलब अगले साल का पैसा रिसीव किया इसमें। मतलब मेरे बच्चे साल के एंड में हम इसको एडवांस सब्सक्रिप्शन का नाम देते हैं। एडवांस सब्सक्रिप्शन कितना मिला हुआ है जी? ये कहता है आपका 40,000, 40,000 रुपये। समझ रहे हो? लैंग्वेज पढ़ो। कहता है कि इसमें मिला हुआ है 40,000 फॉर द ईयर एंडिंग ऑन 31 मार्च 2020। मतलब जो साल यहाँ एंड होता है उन यानी कि 1920, उसका पैसा इसमें मिला हुआ है। मेरे बच्चे इस साल अगर कोई भी पैसा हम अगले साल का रिसीव किए तो वो एडवांस माना जाता है एंड में, आप जानते हैं। और फिर कहता है सब्सक्रिप्शन फॉर द ईयर एंडिंग ऑन 31 मार्च 1980,000 वेर स्टिल अरियर। मतलब जो आपका करंट ईयर है इसका यहाँ पे कहता है कि अभी आउटस्टैंडिंग है, आउटस्टैंडिंग है सब्सक्रिप्शन। वो कितना बता रहा है आपको यहाँ पे? 80,000। मतलब जिसको मैंने करंट ईयर में पढ़ा तो दिया लेकिन अभी पैसा रिसीव नहीं हुआ है, वो आपका 80,000 का अमाउंट। ठीक है, तो अब तो ये आपका सब्सक्रिप्शन को लेकर कोई दूसरा पॉइंट है नहीं, मैं इनकी रिकॉर्डिंग करता हूँ। पहले तो बच्चे आउटस्टैंडिंग यहाँ है, यहाँ लिखता हूँ आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। ये रहा आपका आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। पिछले साल कितना था जी? 80,000। क्या पिछले साल कोई एडवांस बता रहा है? नहीं सर। तो मैं तो यहाँ लिख देता हूँ एडवांस, आप लिखो ना लिखो फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि जब कुछ ना बताए वो नील है, और नील की चीज़ें आप लिखो चाहे ना लिखो फ़र्क नहीं पड़ता, बट मेरा काम समझाना है इसलिए मैं दिखा देता हूँ यहाँ। ठीक है ना? और फिर यहाँ रहा आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन मेरे बच्चे साल के एंड में आउटस्टैंडिंग कितना है? 80,000। साल के एंड में आपका 80,000। ठीक है, और साल के एंड में आपका जो एडवांस सब्सक्रिप्शन है, एडवांस सब्सक्रिप्शन साल के एंड में, ये देखो आप, वो कितना बता रहा है? 40,000 का अमाउंट, 40,000। तो हमें ज़्यादा कुछ रिक्वायरमेंट नहीं आई, सब कुछ आराम से सामने से बता रहा था। हाँ, हमें जब इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना होता है, दिस इज आवर एक्सपेंडिचर साइड, ये हमारा एक्सपेंडिचर है और ये हमारा इनकम साइड होता है। ये तो आप बात अब बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। तो मेरे बच्चे यहाँ पे बाय सब्सक्रिप्शन, यानी कि सब्सक्रिप्शन जो है हमारा इनकम यहाँ कितना कहा जाएगा, इसके लिए मैं आपको यहाँ बताऊँ। ये देखो आप, अब आप समझ सकते हैं कि सब्सक्रिप्शन जो हम लोगों ने रिसीव किया है, रिसीव्ड इन कैश, इन कैश ड्यूरिंग द ईयर, आपने करंट ईयर में सब्सक्रिप्शन के नाम पे जो कैश रिसीव किया है वो कितना है? 4 लाख। ये लिख दिया हमने, मैं वर्किंग बाहर दिखा रहा हूँ एग्जामिनर को। मेरे बच्चे 4 में कहता है कि 80 मिला हुआ पिछले साल का, हटा दो। जो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है पिछले साल का, यानी कि आपका ओपनिंग बैलेंस, हमने क्या किया? उसको यहाँ से हटा दिया। कितना जी? 80,000। लीजिए, हटा दिया। मेरे बच्चे जो साल के एंड में आउटस्टैंडिंग है उसको हम क्या करेंगे? ऐड करेंगे, वो तो करंट ईयर का है। तो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन जो आपका एंड में यानी कि करंट ईयर का है, आप उस 80,000 को यहाँ पे ऐड कर लो। और हाँ, कहता है कि इसमें 40,000 अगले साल का मिला हुआ है। तो मेरे बच्चे एडवांस सब्सक्रिप्शन
जो आपका एंड में है, मतलब फॉर द नेक्स्ट ईयर, उस 40,000 को भी आप यहाँ से हटा दो। तो ज़रा बताओ कि आपका सब्सक्रिप्शन यानी कि इनकम, सब्सक्रिप्शन यानी कि इनकम, सब्सक्रिप्शन यानी कि इनकम जो है फॉर करंट ईयर क्या बना आपका? फॉर करंट ईयर क्या निकल के आया? तो ये 3,60,000 का अमाउंट निकल के आ गया। मेरे बच्चे आप यहाँ पे 3,60,000 आप यहाँ पे रिकॉर्ड कर लेंगे। अगर आपको मन करता है अगर आपको मन करता है कि मैं सब्सक्रिप्शन का अकाउंट बनाऊं, मुझे मतलब आपको मन करता है, तो मैं काम करता हूं इसी बात को अकाउंट के थ्रू भी समझा देता हूं। ऐसे क्वेश्चन ने नहीं बोला है कि अकाउंट बनाओ, तो मैंने बिल्कुल परफेक्ट काम किया हुआ है, लेकिन आपकी खातिर मेरे बच्चे, आपकी खातिर मैं इसको अकाउंट में भी दिखा देता हूं। मैं इसको मिटा दूं या अलग से बता दूं? सर अलग से बता दो, मिटाओ नहीं, ताकि हम लिंक कर पाए कि क्या बात है। ठीक है बच्चे, फिर मैं यहाँ आपको बता देता हूँ ताकि आप परेशान ना हो, आप वहाँ और यहाँ दोनों जगह देख लें आप, ठीक है ना। ये मैंने पहले आपको सब्सक्रिप्शन का अकाउंट बनाना मैंने बताया हुआ है। एग्ज़ाम में बहुत चांसेज है कि सिर्फ अलग से पूछ दे कि आप यह सब्सक्रिप्शन अकाउंट बना दो। तो देखो कैसे बनाएंगे सब्सक्रिप्शन अकाउंट। आप जानते हैं कि सब्सक्रिप्शन जो है वो एक इनकम है, और इनकम का टू बैलेंस पीडी बाई बैलेंस पीडी नहीं होता। ये देखो ओपनिंग बैलेंस आपका बकाया है, एसेट्स है मेरे बच्चे, यानी कि यहाँ पे टू आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन ये लिखा हमने, कितना है 80,000। फिर बताओ जरा इसका एसेट्स का क्लोजिंग बैलेंस, मतलब आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन आपका एंड में कितना है? एंड में आउटस्टैंडिंग 80,000, तो यहाँ लिख दिया हमने, ठीक है ना। आप देखो एडवांस यहाँ पे कुछ भी नहीं है, मतलब आप लिखो चाहे ना लिखो, एडवांस सब्सक्रिप्शन का ओपनिंग बैलेंस यहाँ पे नील है। आप ना लिखो तो भी चल जाएगा, और लिखो तो नील कर देना। और मेरे बच्चे एडवांस सब्सक्रिप्शन का जो एंड का बैलेंस है वो कहता है कि 40,000 का अमाउंट, ये रहा आपका 40,000, ये भी ठीक है। अब आपने रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट में कहा हुआ है टू सब्सक्रिप्शन, तो वहाँ पे टू, तो इसमें क्या बोलेंगे? बाई बैंक, क्रॉस पोस्टिंग होता है। बाई बैंक अकाउंट कितना जी? 4 लाख का अमाउंट आपका, 4 लाख। फिर बच्चे अब जब यहाँ पे आप निकालोगे तो 360 बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा। ये वो सब्सक्रिप्शन है जो करंट ईयर का है, और कहाँ जाएगा? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में बैलेंसिंग फिगर। तो आप चाहो तो अकाउंट के थ्रू भी कर सकते हो। अकाउंट के थ्रू भी करोगे तो एडवांस का और आउटस्टैंडिंग का ओपनिंग क्लोजिंग तो जानना ही पड़ेगा, और उसको जानकर ऐसे कर लो ऐसे कर लो, आपकी मर्जी है, जो अच्छा लगे। क्या फ़र्क पड़ता है? कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए मेरे बच्चे, ठीक है ना। सर ठीक है, अब मैं इसको मिटा देता हूँ, इसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं रही, तो मैं इसको हटाता हूँ। ये लीजिए, ये लीजिए, मैं इसको हटाता हूँ। और मेरे बच्चे यहाँ पे मैं अब आगे आपको बढ़ाता हूँ। ये मैं इसको और बड़ा था ना ये सर, हाँ। तो आउटस्टैंडिंग एक्रूड की सारी पोस्टिंग हो चुकी है, हमारा बिल्कुल क्लियर है आपका कॉन्सेप्ट। आगे बढ़ेंगे। कहता है बैंक इंटरेस्ट, यहाँ चला गया, इनकम है मेरे बच्चे। बैंक से जो हमें इंटरेस्ट मिलता है वो तो हमारा इनकम है। और ज़रा चेक करो बैंक इंटरेस्ट पे कोई एडजस्टमेंट तो नहीं है? नहीं सर, यानी कि 2,000 का अमाउंट, 2,000 रुपये। सेल ऑफ ओल्ड कार, मेरे बच्चे कार बिकना एसेट्स बिकना होता है, और एसेट्स बिकने का ट्रीटमेंट मैं सोचता हूँ कि थोड़ा सा रुक के कर दूँ क्या, मतलब इसको मैं अलग से देख लूँगा, बाकी चीज़ें देख लेते हैं। पेमेंट साइड में आइए, सैलरी। कार की बातें मैं अलग से आपको समझा दूंगा, कौन सी बड़ी बात है। सैलरी नीचे में कुछ बता रहा है एडजस्टमेंट इसके बारे में, सैलरी के बारे में कुछ बता रहा है? नहीं सर। फिर भी देख लो, नहीं सर। तो मेरे बच्चे 3 लाख रुपये सैलरी आपका यहाँ पे एक्सपेंस हो गया। ये सैलरी आपका 3 लाख है। रेंट के बारे में लिखिए यहाँ पे, टू रेंट। रेंट पे शायद कुछ बता रहा था नीचे में सर। हाँ सर, रेंट जो आपने पे किया है, मैं ये जो लिख रहा हूँ वो बाहर भी लिख सकता था। ये रेंट जो पेड है मेरे बच्चे 60,000, देखो आप पेमेंट साइड में, पेमेंट साइड में। और एडजस्टमेंट में चेक करो, मार्च महीने का, मतलब लास्ट महीने का अभी रेंट पे करना बकाया है, आउटस्टैंडिंग है, कितना? 5,000। कहता है स्टिल नॉट पेड, तो ठीक है। एक्सपेंस तो मैं पूरे 65 रिकॉर्ड करूंगा, रेंट मेरा एक्सपेंस रिकॉर्ड होगा 65। इसमें जितना पे कर चुका हूं वो तो कैश में से माइनस हो चुका है, और दिख भी रहा है कैश जाते हुए। पेमेंट साइड आपका 5,000 जो पे करना है मेरे बच्चे, वो हमारी लायबिलिटी बन गई, और आउटस्टैंडिंग रेंट यहाँ पे 5,000 का अमाउंट,
समझ रहे हो? जो रेंट आपका 65,000 है, इसमें 60 पे कर चुका हूँ, और जो पे कर चुका वो देखो पेमेंट साइड में दिख रहा है, मतलब कैश में से माइनस हो चुका है। तो जो पे करना है 5,000 रुपये वो लायबिलिटी बन गया। ठीक है, आपका प्रिंटिंग स्टेशनरी लिखो ना यहाँ पे, प्रिंटिंग स्टेशनरी। इस बार प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी पे कोई बहुत बड़ा एडजस्टमेंट नहीं है, तो आप चाहो तो बाहर में भी दिखा सकते हो और यहाँ भी कर सकते हो। जनरली में बड़े जो आपके एडजस्टमेंट होते हैं उसको बाहर दिखाता हूँ। तो प्रिंटिंग स्टेशनरी कहता है कि आपने जो पे किया है, ये जो आपने पे किया है पेड, वो 15,000 का अमाउंट है। देखो पेमेंट साइड में 15,000 रुपये। नीचे कहता है नीचे कहता है प्रिंट, कहीं था तो ज़रूर प्रिंटिंग स्टेशनरी के बारे में, हाँ वो देखो, पेबल अगेंस्ट अ बिल फॉर स्टेशनरी, मतलब इतना पे किया और अभी पेबल यानी कि बकाया है, पे करना है, आउटस्टैंडिंग है कितना जी, 3,000 का अमाउंट। तो मेरे बच्चे टोटल एक्सपेंस आपका 18,000 हो गया। 18, ध्यान रखना यहाँ पे स्टेशनरी का क्वेश्चन में कहीं ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक नहीं बता रहा। जब ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक नहीं बताएगा तो जितना परचेज किया सारा कंज्यूम हो गया। 18,000 हमने यहाँ पे परचेज किया मेरे बच्चे, 18 में 15 पे कर चुका हूँ, 3,000 पे करना बकाया है। जो पे करना बकाया वो लायबिलिटी हो गया। आउटस्टैंडिंग प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, समझ लो मेरी बात। जो हमने पे किया वो तो कैश में से माइनस हो चुका है, जो नहीं पे किया वो हमारा ऑब्लिगेशन है, लायबिलिटी, उसको हमने यहाँ पर रिकॉर्ड किया। ठीक है, और आगे बढ़ना। पोस्टेज, अगला नाम कहता है पोस्टेज, एक्सपेंस है। वो चिट्ठियाँ हम पोस्ट नहीं करते हैं, उस पर जो खर्चे लग गए 4,000 का अमाउंट आपका, कोई स्टैम्प सब वो हो गया। टाइपराइटर, ये मेरा एसेट्स है। आप जरा चेक करो टाइपराइटर के बारे में नीचे में कुछ बता रहा है क्या? क्या टाइपराइटर के बारे में नीचे कुछ बता रहा है? नहीं सर, कहीं कुछ नहीं बता रहा। पर बच्चे इसका मतलब कि इस साल ही परचेज हुआ, तो ओपनिंग में तो आएगा नहीं, क्लोजिंग में आ जाएगा आपका टाइपराइटर। टाइपराइटर कितने का परचेज किया हम लोगों ने? सर टाइपराइटर परचेज किया है 40,000 का। अरे चेक करो नीचे में कहीं क्या किसी डेप्रिसिएशन की बात कर रहा है क्या? नहीं सर। तो ठीक है, पूरे 40,000 हम यहाँ पे दिखाएंगे। अगर डेप्रिसिएशन की बात करता तो मैं उतने समय का डेप्रिसिएशन चार्ज करता, बट कुछ है ही नहीं। इन्वेस्टमेंट 80,000 का मेरे बच्चे, पहले से सॉरी माफ़ कीजिए, पहले से इन्वेस्टमेंट कुछ नहीं है, इस साल हमने परचेज किया। तो जो इस साल परचेज किया वो इस साल के क्लोजिंग बैलेंस शीट में जाएगा, पहले से था ही नहीं। वो कितने का था? 80,000 का। 80,000 का। लेकिन ध्यान से वो कहता है कि इस इन्वेस्टमेंट को आपने परचेज किया है कब जी? वो कहता है कि इन्वेस्टमेंट हमने परचेज किया है, ध्यान देना फर्स्ट लाइन बैलेंस शीट के बाद, ऑन 1 अक्टूबर 2018। मेरे बच्चे ये हमारा करंट ईयर है, ये हमारा करंट ईयर है। और इन्वेस्टमेंट कहता है कि हमने परचेज किया है यहाँ पे 1 अक्टूबर 2018 को। मतलब इस इन्वेस्टमेंट पे 6 महीने का हमें इंटरेस्ट मिलेगा, 6 महीने का। आओ जरा चेक करते हैं वर्किंग नोट्स नंबर 2 में, यही बता देता हूँ मैं आपका नंबर 2, कि आखिर इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, क्योंकि इन्वेस्टमेंट सिर्फ आपके पास 6 महीना रहा है तो उसका कितना बनता है? इन्वेस्टमेंट है कितने का? 80,000 का। रेट ऑफ इंटरेस्ट बताइए। इन्वेस्टमेंट पे रेट ऑफ इंटरेस्ट कहता है कि 5% है, और मेरे बच्चे सिर्फ और सिर्फ 6 मंथ्स का। तो ये 2,000 का अमाउंट बन गया आपका, 2,000 का अमाउंट। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट जो है ये आपका 2,000 का अमाउंट हो गया। एक बात और सुन लो जरा, ये जो आपने इन्वेस्टमेंट किया है, ये जो आपने इन्वेस्टमेंट किया है और जिस पे 2,000 का आपको इंटरेस्ट मिलना था, एक बार चेक करो 2,000 का इंटरेस्ट मिला भी है क्या? एक बार चेक करो इंटरेस्ट कहीं 2,000 का मिला भी है क्या? तो मैं एक बार चेक करता हूँ, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 2,000 का। आप चेक करो, अगर ये इंटरेस्ट आपको मिला होगा तो मेरे बच्चे रिसिप्ट साइड में दिखना चाहिए। जब हमें कोई इंटरेस्ट मिला होगा तो पैसे आए होंगे ना। देखो आपके क्या रिसिप्ट साइड में कहीं इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 2,000 दिख रहा है क्या? नहीं सर नहीं। एक इंटरेस्ट है तो, बट वो बैंक से मिला हुआ इंटरेस्ट है, इन्वेस्टमेंट पे नहीं है। तो मेरे बच्चे ये जो 2,000 का इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट है ना, ये सारा का सारा एक्रूड है, आउटस्टैंडिंग है। एट एंड में हमें अभी रिसीव करना है, क्योंकि करंट ईयर का इनकम है, क्योंकि वो करंट ईयर का है। एक तो इनकम है, इसलिए मैं यहाँ दिखाऊंगा, क्योंकि इनकम को पैसा मिलने या ना मिलने से फर्क नहीं पड़ता। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट
आप यहाँ पे पहले इनकम के रूप में दिखाएंगे 2000, और क्योंकि ये रिसीव करना बाकी है, अभी हमने रिसीव नहीं किया, मेरा एसेट से मेरे बच्चे, तो बैलेंस शीट में यहाँ लिखूंगा एक्रूड इंटरेस्ट, एक्रूड इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, ऑन इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट पे इंटरेस्ट जो है वो आपका बकाया है, कितना अमाउंट आपका 2000 का। तो बात खत्म हो गई बात खत्म हो गई। और मैं कुछ आपको जादू दिखाना चाहता हूँ, आपको अच्छा लगेगा। देखो इससे क्या हुआ, कैसे हमारा बैलेंस शीट टैली कर रहा है। सुनो मेरी बात, एक तो इंटरेस्ट को आपने इनकम दिखाया, इनकम से आपका सरप्लस बढ़ जाएगा, और सरप्लस जो होगा मेरे बच्चे वो बैलेंस शीट के कैपिटल को बढ़ा देगा, यानी कि एक तो आपका कैपिटल बढ़ गया। और क्योंकि वो पैसा अभी रिसीव नहीं हुआ है, तो मैंने क्या किया, एसेट साइड में एक्रूड इंटरेस्ट बढ़ा दिया, दोनों से टैली कर गया। अगर ये पैसा रिसीव हो गया होता मेरे बच्चे तो कैश बढ़ा हुआ रहता, तो कैश तब भी बैलेंस शीट टैली करता, लेकिन रिसीव नहीं किया तो हमने यहाँ पे लिख दिया बैलेंस शीट टैली कर गया। ये कॉन्सेप्ट जो आपको बता रहा हूँ ना, इसको दिमाग में लेकर आओ, इससे अकाउंट्स का इन डेप्थ कॉन्सेप्ट डेवलप होता है और आप थिंकिंग करना शुरू कर देते हैं। चलो ये भी हमारा हो गया। और लास्ट में कैश एंड बैंक, तो मेरे बच्चे क्लोजिंग कैश एंड क्लोजिंग बैंक हमने यहाँ पर लिखा। जरा बताओ एंड में कैश बैंक कितना है, 13,000 कहता है कि कैश है, और बैंक कहता है आपका 2 लाख का अमाउंट, ये बैंक आपका 2 लाख का अमाउंट हो गया। चलो बैलेंस रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट में जितने नाम है सब कुछ समझा दिया एक्सेप्ट आपका वो आपका कार को छोड़ के। तो मेरे बच्चे आओ नीचे चेक कर लेता हूँ, कार के सिवाय कुछ बचा है क्या, अगर बचा होगा तो हम उसको भी सॉल्व कर लेंगे। नीचे आइए, इन्वेस्टमेंट मेड अक्टूबर को, ये तो हो गया, सब्सक्रिप्शन अरियर हो गया 40,000 ये भी हो गया, 80,000 ये भी हो गया, 5,000 रुपये रेंट आपका बकाया हो चुका, बिल ये सब हो चुका, बस कार की बातें छोड़कर। तो आओ ना, मैं एक काम करता हूँ, कार की बात को समझाने के लिए मेरे बच्चे मैं आपको यहाँ पे अकाउंट से समझाता हूँ। ये देखिए आप, बस आप थिंकिंग डेवलप करो, थिंकिंग। आपको मैं यहाँ पे वर्किंग नोट्स नंबर 3 में मैं कार अकाउंट बना के आपको बातें समझा देता हूँ, अच्छा लगेगा आपको, अच्छा लगेगा। पहले मैं कुछ और बताऊँ, ये जो ओल्ड कार आपने 40,000 में बेचा है, जो ओल्ड कार आपने 40,000 बेचा है, मेरे बच्चे नीचे कह रहा है इसकी बुक वैल्यू 55,000 थी। अब सुनो मेरी बात, आपसे बात करो, मेरी बात सुनो, क्या ये ओल्ड कार इस साल परचेज किया गया है? बोलो बोलो, क्या ये जो कार हमने इस बार बेचा है 40,000 में, क्या उस कार को हमने इस साल परचेज किया है? नहीं सर। अगर वो कार इस साल परचेज की गई होती ना, तो आपके रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट यानी कि कैश अकाउंट में पेमेंट साइड में बाई कार दिखता कि कार हमने परचेज किया है। क्योंकि ये कार इस साल नहीं परचेज की गई है मेरे बच्चे, यानी कार पिछले साल से आ रही है, और पिछले साल से आने का मतलब कि पिछले साल के बैलेंस शीट में कार यहाँ दिख रहा होगा, और कार कितने पे, तो उसकी बुक वैल्यू नीचे में बता रहा है। आप चेक करो नीचे में, आपका बुक वैल्यू ऑफ कार कहता है 55,000। मेरे बच्चे 55,000, 55,000 रुपये की कार थी जो पिछले साल से आ रही है, तो यह कार आपका 55 हो गया। इस बात की गारंटी है कि ये कार जो आपका है वो एंड में क्या हो जाएगा, नील हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमने बेच दिया है। सर सारे कार, एक ही कार तो है मेरे बच्चे, पढ़ो ना सेंटेंस को, बुक वैल्यू ऑफ ओल्ड कार, सॉरी ऑफ द कार, कार एक ही है, 2-3 नहीं है, एक ही कार जो 55 का था उसको हमने क्या किया, 40 में बेच दिया है। तो हमने क्या किया, कार तो नील हो गया। मैं अब अकाउंट से समझाऊंगा। ये देखो पिछले साल से जो कार यानी कि एसेट्स आपके पास आ रहा है वो 55,000 का था। एसेट्स है, वरना डेबिट घटना क्रेडिट होता है, ठीक है ना। कार मेरे बच्चे ये 55 के कार को हमने बेच दिया, और कितने में कहता है, 40,000 में। तो ठीक है, मैंने अकाउंट बनाना सिखाया तो है आपको, मैंने अकाउंट बनाना सिखाया तो है कि आपने अगर 40 में बेच दिया, एक तो जरा बताओ जिसको बेचा उस पर डेप्रिसिएशन कितना। इस क्वेश्चन में डेप्रिसिएशन की कोई बात करता ही नहीं है, तो हम भगवान नहीं है, हम भगवान नहीं मेरे बच्चे। अगर आपको डेप्रिसिएशन के बारे में बताना चाहिए था तो आप बताते रेट ऑफ डेप्रिसिएशन क्या है और कब आपका कार बिका, ताकि हम उतने समय का डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं। यहाँ तो कुछ बोल ही नहीं रहा, तो हम डेप्रिसिएशन नहीं चार्ज करेंगे, छोड़ दो। मतलब बाय डेप्रिसिएशन मैं आपको समझा रहा हूँ, ये नील है, नील है। आप एग्जाम में लिखो ना तो भी काम चल जाएगा। हाँ जरा बताओ, आपने इसको बेचा है बाय बैंक या बाय कैश, कितने में, 40,000 में।
आप जानते हो कि जो कार बिक गया उसकी इसमें जितनी वैल्यू, उस वैल्यू को माइनस करना होता है, हमें पूरे 55 हटाने पड़ेंगे। तो बाई बैंक 40 हो गया, 15,000 का आपको लॉस हो गया। और कार यानी कि एसेट्स को बेचने में कोई भी गेन या प्रॉफिट होता है तो वी ट्रांसफर टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ये हमें लॉस हो गया मेरे बच्चे, वो चला गया इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में, और कार आपके पास एंड में कितना रह गया, नील अमाउंट। लीजिए क्वेश्चन खत्म हो गया, नील दिखा चुका हूं। ये देखो आप, डेप्रिसिएशन कुछ है नहीं, जो लॉस हुआ ये लॉस आपका है, इस लॉस को मैं क्या करूंगा, यहां पे ट्रांसफर करूंगा। ये हो गया लॉस ऑन आपका सेल ऑफ कार। जो कार हमने बेची है मेरे बच्चे, उसको बेचने पे 15,000 का आपका लॉस हो गया। अब मैं इसको एक दूसरे तरीके से बताता हूं आपको, मतलब समझा रहा हूं अकाउंटेंसी कैसे काम कर रहा है मेरे बच्चे। हमारा अल्टीमेट मोटिव है कि क्लोजिंग बैलेंस शीट टैली कर जाए। ये देखो, मैं कार ये ऑलरेडी पुराना बैलेंस शीट टैली कर रहा था। पुराना बैलेंस शीट हमेशा टैली करता है कैपिटल फंड लिखने के बाद, तो मतलब पुराना बैलेंस शीट ऑलरेडी टैली कर रहा था। ये हमारा एसेट साइड है, लायबिलिटी साइड में। ध्यान से मेरी बात सुनना, ये हमारा एसेट से लायबिलिटी, और इसमें कार ऑलरेडी कितना दिख रहा है, 55,000। तो मेरे बच्चे बैलेंस शीट टैली कर रहा है। अब वो 55,000 की कार को हमने इस साल 40 में बेच दिया। ये ध्यान देना, एसेट साइड 55 से कार कम हो गई, 55 से कार कम हो गई, एसेट्स कम हो गया, और 40,000 हमारे पास आ गया। क्योंकि 55 का कार जब 40 में बेचा तो पैसे तो आए होंगे ना 40। क्या बैलेंस शीट टैली कर रहा है, नहीं कर रहा। कितने का डिफरेंस है, 15,000 का। मेरे बच्चों 15,000 का जो लॉस हुआ ना, लॉस को हमने वहां पे एक्सपेंस दिखा दिया, एक्सपेंस से प्रॉफिट को कम कर दिया, यानी कि कैपिटल फंड को कम कर दिया। क्योंकि जितना प्रॉफिट कम होता है वो कैपिटल फंड से माइनस हो जाता है, बैलेंस शीट टैली कर गया। दोबारा सुनिए, 55 का कार गया, 40,000 कैश आया, बैलेंस शीट टैली नहीं कर रहा। तो 15,000 का लॉस हमने क्या किया, अपने प्रॉफिट लॉस में दिखा दिया, यानी कि इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में। तो प्रॉफिट को 15,000 से कम कर दिया, कैपिटल में 15,000 रुपये कम ऐड होगा, बैलेंस शीट टैली कर जाएगा। एक्चुअली हम बैलेंस शीट को टैली कर रहे हैं। आप समझ लो मेरी बात ना, सर हाँ सर हाँ। इसका मतलब है कि बेचने पे जो भी घाटा फायदा होगा उसको हमें इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में ट्रांसफर करना पड़ेगा। ठीक है, और जरा बताओ, क्या अब तो कुछ बचा ही नहीं, अब क्या बताऊं मैं। लो, बात खत्म हो गई। आप जल्दी से क्लोज करके मुझे बताइए कि यहाँ पे आपका सरप्लस आ रहा है कि डेफिसिट आ रहा है, क्या निकल के आ रहा है। आप चेक कर लेते हैं क्या निकल के आता है मेरे बच्चे। इस पर शायद ये बड़ा दिख रहा हमें, 365 ऊपर के दो हो गए, प्लस आपका 22,000 और प्लस आपका 15,000। ये टोटल यहाँ पे 4,02,000 का अमाउंट आ गया। 4,02,000 यहाँ पे लिखा हमने, और 42 में इसको माइनस कीजिए, कितना 3,64,000, तीनों को ऐड करके ये अमाउंट आ गया 38,000। मेरे बच्चे 38,000 का जो अमाउंट आपका निकल के आ गया, ये आपका यहाँ पे डेफिसिट हो गया, मतलब लॉस। हम लॉस को यहाँ पे क्या बोलते हैं, डेफिसिट। इधर सरप्लस, यहाँ डेफिसिट, और ये एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर, ये हमारे एक्सपेंडिचर ज़्यादा हो गए हैं ओवर इनकम। तो ये हमने यहाँ पे बता दिया 38,000 का। ठीक है, अब आप इससे क्लोज करो और ज़रा बताओ कि आपका कैपिटल फंड यहाँ पे क्या निकल के आता है। कैपिटल फंड आप ज़रा यहाँ देखें क्या निकल के आता है मेरे बच्चे। तो कैपिटल फंड में हमने 25,000 यहाँ पे, प्लस 2,45,000, प्लस आपका आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 80,000, और प्लस 55,000 की कार। यहाँ कोई लायबिलिटी तो है नहीं पहले से, यानी कि टोटल कम्स टू 4,05,000। ये हमारा बैलेंसिंग फिगर आ गया। और ये 45 जो आपका है वो आप यहाँ लिखिए, कैपिटल फंड यहाँ पे 4,05,000 का। मेरे बच्चे इसमें हम क्या करेंगे, ये जो सरप्लस आपने कमाया है, ये जो सरप्लस, माफ़ कीजिए डेफिसिट है, वो माइनस किया जाएगा। सरप्लस होता तो मैं ऐड करता डेफिसिट को माइनस, कितना 38,000। तो ज़रा बताओ ये अमाउंट कितना चला गया, 4,05,000 माइनस 38,000, ये अमाउंट आ गया मेरे बच्चे 3,67,000। अगर हम सच्चे होंगे, अगर हमारा आंसर पक्का होगा तो दोनों साइड टैली करेगा। ये आपका कितना 48,000, इसमें ऐड कर दो 48,000। तो अमाउंट हो गया 4,15,000 का अमाउंट, 4,15,000 रुपये। इधर बताइए कितना निकल के आ गया,
ऊपर का 2 हो गया 120, फिर आपका 82,000 नीचे का 2, और फिर आपका 2,13,000 मेरे बच्चे टैली कर गया 4,15,000। क्वेश्चन कंप्लीट। तो कुछ नई बात तो हमें मिली नहीं कि कोई बहुत मज़ेदार कोई बात हो जाए और आपको परेशान कर दे। ये तो नॉर्मल क्वेश्चन था आपका, जैसे हम करते हैं, ठीक है ना। इसको मिटाता हूँ। मेरे बच्चे, मैं दिया लेके ढूंढ रहा हूँ, सच्ची बता रहा हूँ। मैंने जब पिछली क्लास एंड की थी और जब मैं घर में गया था तो मैंने घर के सारे लाइट्स मैंने बंद कर दिए थे, सारे लाइट्स, और मैं दिया जला के ढूंढ रहा था पूरे घर में, काश कोई अच्छा क्वेश्चन मुझे मिल जाए जो मैं अपने बच्चों को करा दूं और इनको खुश कर दूं, क्योंकि मैं जानता हूं कि आपका सेटिस्फेक्शन अब छोटे छोटे क्वेश्चन में होता ही नहीं है। मेरे बच्चे, उसी प्रोसेस में एक क्वेश्चन ढूंढने की कोशिश तो मैंने की है, वो है आपका 24th नंबर। आओ जरा देखते हैं कि 24th क्वेश्चन क्या बताता है। 24th क्वेश्चन पढ़ेंगे आप मेरे साथ। यहाँ पे कोई खास नहीं है, मैं ऐसे ही डायलॉग मार रहा हूँ, लेकिन ये क्वेश्चन में भी कोई दम नहीं है। मैं जानता हूँ आप पढ़ते बोलोगे सर छोड़ दो, मैं खुद कर लूँगा या कर लूँगी। देखो ना क्या बता रहा है। ट्रेजरर ऑफ रॉयल टेनिस क्लब प्रेजेंटेड फॉलोइंग रिसिट्स एंड पेमेंट अकाउंट फॉर देयर एंडिंग ऑन 31 मार्च 2019। रिसिट्स एंड पेमेंट अकाउंट बता रहा है, जिसमें कि ओपनिंग बैलेंस बता रहा है कैश एट बैंक का, सब्सक्रिप्शन है, सेल ऑफ टेनिस इक्विपमेंट। ओहो, टेनिस इक्विपमेंट तो पहले हमारा एसेट्स होता है मेरे बच्चे, एसेट्स यहाँ पे बिका है, टेनिस इक्विपमेंट आपका। ठीक है। फिर कहता आपका यहाँ पे आगे पढ़ना, ये कहता है कि आपका कोर्ट हायर, कोर्ट का हायर चार्ज कुछ आपने रिसीव किया है। कोर्ट मतलब टेनिस कोर्ट जो होता है उसका कुछ आपने भाड़ा रिसीव किया होगा जी अपने क्लाइंट से, कस्टमर से। सेल ऑफ बॉल, बॉल भी आपने बेचे हैं। फिर कहता आपका यहाँ पे परचेज ऑफ बॉल्स, बॉल्स आपने परचेज किए हैं। क्रेडिटर्स फॉर टेनिस इक्विपमेंट, मार्किंग एंड रिपेयरिंग ऑफ टेनिस कोर्ट, ठीक है, रिपेयरिंग खर्चे हैं, छोटे मोटे खर्चे। कंस्ट्रक्शन ऑफ न्यू कोर्ट, आपने नया कोर्ट जहाँ बैडमिंटन खेलते हैं ना वो कोर्ट बनाया, ये एसेट्स होता है मेरे बच्चे, कोर्ट। आपका सन्ड्री एक्सपेंस है और क्लोजिंग कैश एट बैंक। नीचे कहता है कि क्लब टेनिस कोर्ट वेयर वैल्यूड एट 10 lakhs ऑन 1 अप्रैल 2018। मतलब साल के स्टार्टिंग में टेनिस कोर्ट जो है वो 10 lakhs का आपके पास था, उसकी वैल्यू। फिर कहता है सेकेंड पॉइंट में ओपनिंग एंड क्लोजिंग में टेनिस बॉल इन हैंड। अच्छा, टेनिस बॉल जो आपके पास पड़े हुए थे वो आपका ओपनिंग का क्लोजिंग का। क्रेडिटर्स फॉर टेनिस इक्विपमेंट आपका बता रहा है 40-30, और सब्सक्रिप्शन जो आउटस्टैंडिंग है 20-35 बोलता है प्रिपेयर इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर देयर एंडिंग ऑन 31 मार्च 2019 एंड शो द बैलेंस शीट एज ऑन दैट डेट। इट्स वेरी सिंपल, कुछ खास नहीं है, टेनिस की बातें कर रहा है। तो आओ जरा इसको ठीक से अगर समझना है तो आप अपने पापा को बोल देना कि मैं पहले टेनिस कोर्ट जाऊंगा, वहाँ पे 2 साल 3 साल 5 साल 10 साल पहले टेनिस खेलूंगा, उसके बाद इस क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा, ताकि इस क्वेश्चन का सारा कॉन्सेप्ट ठीक से समझ में आए। आप उनको कह देना, उन्हें कह देना कि मेरे सर ने बोला है कि मुझे पहले 15 साल 20 साल 25 साल टेनिस खेलना है, उसके बाद इस क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा। मज़ा आएगा बच्चे, फिर वो बहुत अच्छी तरीके से आपको समझाएंगे कि क्या खेल होता है, ठीक है ना। आइए जरा मैं पहले यहाँ पे छोटा सा आपके लिए बना दूँ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। लिखिए मेरे साथ, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड ऑन 31 मार्च 2019 आपका, ठीक है ना सर? हाँ सर। तो आपने क्या किया, ये आपने यहाँ पे रेडी किया, ये लीजिए आपका ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट है मेरे बच्चे, ये इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट है। अब बहुत बड़ा बनाने कोई फ़ायदा है नहीं, इतना बड़ा तो है नहीं, आपके रजिस्टर का हाफ पेज जो है ना इसके लिए बहुत काफ़ी रहेगा। तो ये लीजिए मैंने थोड़ा छोटा ही कर दिया। ये हमारा एक्सपेंडिचर साइड है, अमाउंट, ये हमारा इनकम साइड है और यहाँ पे अमाउंट। तो ये हमारा यहाँ पे एक तो पहले ठीक है। इसके बाद हमें 2 बैलेंस शीट बनाना है मेरे बच्चे। एक बैलेंस शीट आप बनाइए यहाँ पे, बैलेंस शीट एज ऑन कब जी, 1 for 2018 को, 1 for 2018 को ये आपका बैलेंस शीट यहाँ पे निकल के आया। 1 for 2018 को ये हमारा बैलेंस शीट रहा,
ये ओपनिंग बैलेंस शीट हो गया और एक आपका या तो फर्स्ट फॉर 2018 कह दो या कह दो आप 31 मार्च 2018, मीनिंग सेम है आपका। और एक बैलेंस शीट मेरे बच्चे एंड का बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2019। तो जो भी ईयर हो क्या फ़र्क पड़ता है, 18, 19, 17, 20 में जो भी बोले हम उसको यहाँ पे रिकॉर्ड कर लेंगे। ये लीजिए मैं अब शुरू करता हूँ। मेरा वही तरीका, मैं रिसीट साइड में कैश एट बैंक यानी कि बैंक से बढ़ता हूँ। बैंक हमारा 1,02,000 का है, 1,02,000 रुपये का। सब्सक्रिप्शन है मेरे बच्चे, डायरेक्टली करूँगा, छोटी छोटी बातें हैं। सब्सक्रिप्शन नीचे देखो, कहता है कि स्टार्टिंग में जो आउटस्टैंडिंग था, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, जो स्टार्टिंग में आउटस्टैंडिंग था आपका सब्सक्रिप्शन, वो कहता है कि 20,000 पिछले साल का जो बकाया था। और जो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन इस साल के एंड में जो बकाया है, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन जो इस साल के एंड में बकाया है, वो कहता है कि 35,000। तो फिर हमारा जो सब्सक्रिप्शन यहाँ पे इनकम आएगा बाय सब्सक्रिप्शन, वो आखिर इनकम यहाँ पे कितना रिकॉर्ड होगा। मैं इसके लिए वर्किंग नोट्स में एग्जामिनर के पास आऊँगा और उससे बताऊँगा कि देखो जी सब्सक्रिप्शन जो हमने रिसीव किया है ड्यूरिंग द ईयर, रिसीव्ड यानी कि जो हमारे पास कैश आया है सब्सक्रिप्शन के नाम पे मेरे बच्चे, वो आपका कितना है, देखो जरा रिसिट साइड में 2,40,000। इसमें 20,000 पिछले साल का है। तो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन जो आपका ओपनिंग बैलेंस यानी कि जो लास्ट ईयर का है मेरे बच्चे, उस 20 को आप माइनस कर दो, और जो आपका आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन जो एंड में है, एंड में मतलब करंट ईयर का, आप उस 35 को यहाँ पे ऐड कर दो। तो हमारा जो इनकम आ गया, यानी कि हम कहेंगे इसको सब्सक्रिप्शन फॉर करंट ईयर, जो हमारा करंट ईयर का इनकम है वो कितना आ गया, 2,55,000। बात सुन आ रही है यहाँ पे सर? हाँ, तो आपका करंट ईयर का 255 आ गया। ये लीजिए 2,55,000 यहाँ पे अमाउंट निकल के आया। इट्स वेरी सिंपल, इट्स वेरी सिंपल, कुछ भी नहीं है। अब आप बहुत बड़ी बड़ी बातें कर चुके हैं, इसमें क्या रखा है मेरे बच्चे। कहता है आपका सेल ऑफ टेनिस इक्विपमेंट, आपने यहाँ पे टेनिस इक्विपमेंट बेचा है, तो हमें ये देखना होगा टेनिस इक्विपमेंट जो 3,05,000 बेचा, ये हमारा क्या ट्रीटमेंट किया जाएगा। ध्यान रखेंगे, टेनिस इक्विपमेंट मेरे बच्चे यहाँ पे हमने बेचा है। नीचे आइए जरा, आपका टेनिस इक्विपमेंट के बारे में क्या बता रहा है सर, क्रेडिटर्स फॉर टेनिस इक्विपमेंट। अच्छा ठीक है, जब टेनिस कोर्ट वाले होते हैं मेरे बच्चे, टेनिस कोर्ट वाले के लिए जो टेनिस आपका इक्विपमेंट है वो उसका परचेज सेल कर रहे हैं, तो जो टेनिस इक्विपमेंट उन्होंने परचेज किया होगा हम उसको एक्सपेंस दिखा देंगे, और जो बेचा होगा हम उसको इनकम दिखा देंगे यहाँ पर, ठीक है ना। आइए जरा चेक करते हैं, आइए चेक करते हैं टेनिस कोर्ट के बारे में। जरा ध्यान से देखो आप क्वेश्चन को, टेनिस कोर्ट के बारे में क्या बता रहा है, टेनिस इक्विपमेंट के बारे में, सॉरी मेरे बच्चे। रिसिप्ट में सेल ऑफ टेनिस इक्विपमेंट है, और पेमेंट साइड में कहता है हमने टेनिस इक्विपमेंट के नाम पे क्रेडिटर्स को पेमेंट किया है 2,20,000 रुपये। नीचे में अगर देखा जाए आपका पॉइंट नंबर 2 में, तो क्रेडिटर्स फॉर टेनिस इक्विपमेंट बता रहा है, लेकिन टेनिस इक्विपमेंट का ओपनिंग बैलेंस कितना है, क्लोजिंग बैलेंस कितना, वो नहीं बता रहा है। चलो मैं आपको समझाऊं, आप देखो जरा, थोड़ा अच्छा पॉइंट है ये एक आपका। पहले तो मैं बैलेंस शीट की बातें पूरा कर लूं टेनिस इक्विपमेंट को लेकर। तो एक तो आपका ओपनिंग बैलेंस शीट में क्रेडिटर्स फॉर टेनिस इक्विपमेंट, क्रेडिटर्स फॉर टेनिस इक्विपमेंट जो आपका है, ये कहता है यहाँ पे 40,000 का अमाउंट आपका है, 40,000 रुपये। और मेरे बच्चे क्लोजिंग बैलेंस शीट में क्रेडिटर्स फॉर टेनिस इक्विपमेंट जो एंड में है, ये आपको कहता है एंड में यहाँ पे 30,000 का अमाउंट है। अब बात ध्यान समझना, ऐसे टेनिस इक्विपमेंट में एसेट्स ग्रुप में भी दिखाता, लेकिन कोई टेनिस इक्विपमेंट मेरे बच्चे एसेट्स दिख ही नहीं रहा है। मतलब जितना भी टेनिस इक्विपमेंट आपने परचेज किया वो सारे सेल कर दिए हैं।
तो मुझे ऐसा लगता है कि टेनिस कोर्ट में, ध्यान देना यहाँ पे समझने वाली बात है, टेनिस कोर्ट में जो टेनिस इक्विपमेंट होता है उनका परचेज करना और सेल करना भी इस क्लब में होता है। जैसे कि मान लो मैं अगर सपोज दैट लाइब्रेरी चलाता हूँ मैं, या फिर कोई दूसरा एग्जांपल, मान लो मैं मार्कर बेचने का काम करता हूँ, तो मार्कर परचेज करता हूँ और बेच देता हूँ, है ना बच्चे। उसी तरीके से मुझे लगता है कि ये जो टेनिस क्लब है ये टेनिस के इक्विपमेंट को परचेज करता है। क्लब में होता है, एक शॉप होता है जहाँ पे टेनिस इक्विपमेंट हम रखते हैं जी, कस्टमर आते हैं, परचेज करते हैं और लेके चले जाते हैं। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, पहले तो ये जानो कि आखिर टेनिस इक्विपमेंट कितना परचेज किया गया है। और मेरे बच्चे इसके लिए हम वर्किंग नोट्स नंबर 2 बनाएंगे आपका। यहाँ पे आप एक काम कीजिए, क्रेडिटर्स फॉर टेनिस इक्विपमेंट। टेनिस क्या है ये, हाँ जी, टेनिस इक्विपमेंट। ये वैसे ही जैसे हमने आपको स्टेशनरी का अकाउंट नहीं बताया था, उसी तरीके से बनेगा मेरे बच्चे। इट्स वेरी सिंपल। आप देखो, बाय बैलेंस बीडी, जरा बताओ क्रेडिटर्स का ओपनिंग बैलेंस कितना है, 40,000, और इन क्रेडिटर्स का क्लोजिंग बैलेंस टू बैलेंस सीडी यहाँ पे कितना है आपका, 30,000। क्रेडिटर्स लायबिलिटी है, बढ़ना क्रेडिट और घटना डेबिट होता है। आप ध्यान दीजिए, पेमेंट हमने किया है टेनिस इक्विपमेंट के नाम पे क्रेडिटर्स को, यानी कि पेमेंट किया है, मतलब टू कैश या टू बैंक, आपकी मर्जी, आप कुछ भी लिख सकते हैं। 2,20,000 का, 2,20,000 रुपये का। और कुछ है नहीं सर, आप इसे क्लोज कीजिए। यहाँ पे 2,50,000 का अमाउंट निकल के आ गया, 250 का अमाउंट यहाँ निकल के आया, -40, 2,10,000। ध्यान से मेरे बच्चे, ध्यान से, 2,10,000 से ये देखो क्रेडिटर्स बढ़ रहे हैं, क्रेडिटर्स इंक्रीज कर रहे हैं। क्रेडिटर्स कब इंक्रीज करेंगे, जब आप परचेज करोगे। जब आप ये परचेज करोगे तो टेनिस इक्विपमेंट जो आपने है वो परचेज किया है मेरे बच्चे बाय टेनिस इक्विपमेंट, बाय टेनिस इक्विपमेंट। आपने यहाँ पे इक्विपमेंट, ये बैलेंसिंग फिगर आ गया। बैलेंसिंग फिगर यानी कि जो परचेज हुआ वो बता रहा है कि 210 का आपने परचेज किया है। क्योंकि ये इक्विपमेंट आपको ओपनिंग क्लोजिंग में नहीं बता रहा है, तो जितना परचेज किया सारे बिक गए, हमें दिख भी रहा है, रिसीट साइड में सेल हो गया। तो मेरा दो तरीके का प्रेजेंटेशन है, जो परचेज किया उसको यहाँ पे एक्सपेंस दिखा दो, और जो सेल किया उसको रेवेन्यू दिखा दो, मैंने बताया था। या फिर मेरे बच्चे आप सीधे कह दो प्रॉफिट फ्रॉम टेनिस इक्विपमेंट। टेनिस इक्विपमेंट से जो आपका प्रॉफिट निकल के आया उसको मैं यहाँ दिखा दूँ। कैसे जी, आपने सेल, ये मैं निकाल रहा हूँ, ये कैसे निकल के आएगा जरा बताओ। सेल हमने कितने का किया है, 3,05,000, 3,05,000 रुपये। और हमने परचेज कितने का किया है, परचेज यानी कि एक्सपेंस कितना आपका हो गया, ये 2,10,000। इसका मतलब है कि हमें जो प्रॉफिट यहाँ पे निकल के आया है वो प्रॉफिट आपका यहाँ पे 95,000 का, ये 95 का प्रॉफिट हो गया। दोबारा सुनिए, डाउट नहीं होना चाहिए मेरे बच्चे। टेनिस इक्विपमेंट जो आपने परचेज किया वो 210 का है, क्योंकि इक्विपमेंट का ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस नहीं बता रहा। जैसे स्टेशनरी का ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस नहीं बताया, तो हमने जितना परचेज किया वो सारा का सारा यूज कर लिया। तो 2,10,000 मैं यहाँ पे एक्सपेंस दिखाता, और इक्विपमेंट जो सेल हुआ है रिसीट साइड में उसको मैं यहाँ इनकम दिखाता, तो भी मेरा ठीक है, तो भी ठीक है। लेकिन होता क्या, मैंने आपको पहले समझाया हुआ है कि किसी पर्टिकुलर सोर्स से अगर प्रॉफिट होता है, सेल परचेज, तो आप नेट अमाउंट उसका प्रॉफिट निकाल के बता दो, ये भी ठीक है। आप जैसे करो पूरे मार्क्स मिलेंगे, मार्क्स नहीं कटने वाले, ठीक है ना सर। हाँ सर, आगे देखो क्या बता रहा जी। अब आपका रिसिप्ट साइड में कोट हायर, तो आपने कोट जो आपने हायर भाड़े पे दिया होगा, इससे आपको इनकम हुआ है, वो इनकम यहाँ रिकॉर्ड किया जाएगा। ये 27,000 का अमाउंट आपका, 27,000 रुपये यहाँ पे, ठीक है। अब कहता है सेल ऑफ बैट्स, सेल ऑफ बॉल, और बॉल के बारे में नीचे आपको कुछ बता रहा है मेरे बच्चे, तो मैं बॉल का भी अकाउंटिंग आपको समझा दूं। यहाँ पे बॉल का भी अकाउंटिंग जरा चेक करो पहले नीचे में। टेनिस बॉल इन हैंड, यानी कि आप जरा देखिए, टेनिस बॉल इन हैंड आपका, यानी कि स्टॉक जो बता रहा है टेनिस बॉल का, वो स्टार्टिंग में 4,000 का अमाउंट बता रहा है। और टेनिस बॉल इन हैंड जो एंड में है आपके पास, एंड में वो कहता है आपका यहाँ पे कितना जी, 9,000 का अमाउंट आपका है, 9,000 रुपये का अमाउंट, ठीक है ना। इसके बाद चेक करो और क्या बता रहा है आपका। सर रिसिट्स एंड पेमेंट अकाउंट में आपको पेमेंट साइड में कहता है
कि परचेज ऑफ बॉल है और आपका रिसिप्ट साइड में सेल ऑफ बॉल है मेरे बच्चे। तो अब मैं यहाँ पे काम करता हूँ, टेनिस बॉल का आपको यहाँ पे अकाउंट बना कर दिखाता हूँ, ठीक है ना, क्या निकल के आता है। मैं काम करूँगा इसी तरीके से जैसे इसका किया ना। मैं एक काम करता हूँ, टेनिस बॉल के भी बारे में बात कर लेता हूँ। आइए जरा यहाँ पे लिखिए मेरे साथ, वर्किंग नोट्स नंबर 3, वर्किंग नोट्स नंबर 3 आपका, ये आपका टेनिस बॉल अकाउंट बना रहा हूँ मैं, टेनिस बॉल अकाउंट, ठीक है ना। इसके बारे में सारी बातें मैं यहाँ पर रिकॉर्ड कर लूँ। ये हमारा आपका स्टॉक जैसे स्टेशनरी होता था ना, उसी तरीके से आपका टू बैलेंस BD। जरा बताओ टेनिस बॉल स्टार्टिंग में कितने का था, 4000 का। आप बताइए टेनिस बॉल आपका बाई बैलेंस CD एंड में कितने का है, तो ये कहता है कि 5000 का, 4000 स्टार्टिंग में और एंड में, सॉरी 9000 का, एंड में कहता है कि 9000 का अमाउंट आपका, ठीक है ना। अब देखो ना, पेमेंट साइड में परचेज किया मेरे बच्चे, परचेज करने से टेनिस बॉल बढ़ जाएगा, यानी कि 2 कैश अकाउंट या 2 बैंक अकाउंट। आपने कितने का परचेज किया है जी, 40,000 का, 40,000 का आपने यहाँ पर रिकॉर्ड किया, 40,000 का मेरे बच्चे। फिर कहता आगे में, चेक कीजिए आप यहाँ पे, सेल ऑफ बॉल हमने 37,000 में कहता है कि बॉल बेचे भी हैं। तो आपने क्या देखा, यहाँ देखो आप, यहाँ पे यहाँ देखो 4 + 40 44,000, 44 में 9 का बच गया, 44 में 9 का बच गया। तो जरा बताओ जो 44,000 का बॉल टोटल आपके पास था, इसमें 9 का बच गया, यानी कि जो बेच दिया वो आपका 35 का था। समझ मेरी बात, आपके पास टेनिस बॉल पहले से 4 थे, 40 का परचेज किया, 44 हो गया, 9 का बच गया, यानी कि जो बिक गया वो 35 का है। और 35 का हमने बेचा कितने में है, ये देखो आप, सेल कितने में किया है हमने, 37 में। तो मेरे बच्चे 35 का सामान बाई कैश या बाई बैंक हमने जो सेल किया है वो कहता है कि 37,000 में। तो 2,000 का आपको फ़ायदा हो गया, और ये फ़ायदा कहाँ जाएगा आपका, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में आप यहाँ पे बैलेंसिंग फिगर जो प्रॉफिट ऑन सेल आया वो ट्रांसफ़र करेंगे। तो ओपनिंग बैलेंस ओपनिंग चला गया, क्लोजिंग क्लोजिंग चला गया, और जो बेच कर फ़ायदा हुआ उसको हम यहाँ लिखेंगे बाय प्रॉफिट ऑन सेल, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ टेनिस बॉल। हमने टेनिस बॉल जो बेचा है उसको बेचने पे मेरे बच्चे हमें 2,000 का फ़ायदा आपका यहाँ पे हो गया। इट्स सिंपल, कुछ है नहीं इसके अंदर में आपका, है ना। आप ये काम किए, चलो ठीक है, कुछ है नहीं, आगे बढ़ो। आपका पेमेंट साइड में परचेज ऑफ बॉल हो चुका, क्रिएटर्स का पेमेंट हो गया, मेकिंग एंड रिपेयरिंग ऑफ टेनिस कोर्ट। मेरे बच्चे टेनिस कोर्ट के आपने यहाँ पे सॉरी मार्किंग एंड रिपेयरिंग पे खर्च किया, एक्सपेंस आपका है, तो आपने यहाँ लिखा टू मार्किंग एंड रिपेयरिंग, मार्किंग एंड रिपेयरिंग ऑफ टेनिस कोर्ट। आपने इसका जो रिपेयरिंग कराया है, रिपेयरिंग खर्च हमेशा एक्सपेंस मानते हैं आपका, वो 38,000 का। फिर कहता है सन्ड्री एक्सपेंस, यहीं लिखिए आप, सन्ड्री एक्सपेंस भी आपके एक्सपेंस होते हैं छोटे मोटे। यहाँ पे ये कहता है कि 31,000 का है, और जो आपका एंड में बैंक है, एंड में बैंक वो आपका यहाँ चला गया, एंड में जो आपका बैंक है वो कहता है 1,32,000 का। तो 1,32,000 का आपने यहाँ पर रिकॉर्डिंग किया। और कुछ है यहाँ पे नहीं सर, नीचे आओ जरा, नीचे आओ। क्लब टेनिस कोर्ट ओपनिंग में टेनिस कोर्ट का जो आपका है, टेनिस कोर्ट यानी कि एसेट्स, टेनिस कोर्ट यानी कि जहाँ पे हम खेलते हैं मेरे बच्चे, वो आपका कहता है कि 10 लाख वैल्यू का आपका यहाँ पे लिख दिया हमने स्टार्टिंग में। और इस टेनिस कोर्ट पे कहीं कोई डेप्रिसिएशन, कहीं कुछ बात नहीं कर रहा, तो एंड में भी टेनिस कोर्ट 10 लाख का ही हो जाएगा। फिर तो एसेट्स है, टेनिस कोर्ट आपका एंड में भी यहाँ पे 10 लाख का हो जाएगा। बात समझ आ रही है सर? हाँ सर। और कुछ चेक करो, नीचे में टेनिस बॉल का ओपनिंग क्लोजिंग हो गया, क्रिएटर्स, ये सारी बातें ख़त्म हो चुकी है, कुछ बचा नहीं मेरे बच्चे। आओ जरा चेक करते हैं हमारा क्या प्रॉफिट क्या लॉस निकल के आता है, और काम हम पूरा ख़त्म करें। तो आप ज़रा देखें यहाँ पे हमारे पास क्या निकल के आता है। इधर आपका बढ़ा है 255,000 प्लस 95 प्लस 29,000, नीचे के दोनों मिलाकर ये आपका हो गया 3,79,000। इधर से आप माइनस कीजिए 38,000, माइनस करेंगे 31,000, तो अमाउंट जो निकल के आया 3,10,000। यहाँ पे इस 310 को हम क्या बोलेंगे जी, सरप्लस मेरे बच्चों।
ये हमें फ़ायदा हो गया बैलेंसिंग फिगर इस साल का। आप इसको क्लोज करके निकालो, हमारा कैपिटल फंड क्या निकल के आता है। कैपिटल फंड बैलेंसिंग फिगर कितना जी, तो 10 लाख का अमाउंट, 10 लाख, उसके बाद आपका 1,26,000 और प्लस आपका 10 लाख का अमाउंट, ये आपका हो गया 11,26,000। तो 11,26,000 का जो अमाउंट आपका उसमें 40 गया माइनस 40,000, ये अमाउंट निकल के आया 10,86,000। ये कैपिटल फंड आप यहाँ लिखिए, कैपिटल फंड हमारे पास 10,86,000 का अमाउंट आपका हो गया। इसमें सरप्लस जो हमने कमाया मेरे बच्चे, हम उसको ऐड कर देंगे, यानी कि 3,10,000। तो बताओ कितना आ गया, इसमें 310 का अमाउंट ऐड किया हमने, तो 13,96,000 का अमाउंट आपका। आप देखो ना, ये दोनों से टैली करेगा, 1396 प्लस 30,000 का अमाउंट, ये हो गया 14,26,000। और यहाँ पे आपका माइनस कीजिए 35,000 माइनस आपका 9,000 माइनस 132 और ये 250 का डिफरेंस आ रहा है। क्या छूट गया 250, 2.5 लाख का मैंने क्या छोड़ दिया मेरे बच्चे, टेनिस कोर्ट, ओह माफ़ कीजिए, टेनिस कोर्ट हमने परचेज भी तो किया था, जो कंस्ट्रक्शन न्यू कोर्ट का हुआ था, मैं लिखना भूल गया, माफ़ कर दो मेरे बच्चे। 10 पहले से था, 10 और आपका 10 लाख में आप देखो पेमेंट साइड में 250 का आपने नया 10 को ऐड किया, आपने कंस्ट्रक्शन किया, तो 12,50,000 का अमाउंट। ये दोनों साइड टैली कर जाएगा, पक्का टैली करेगा, गलती ना हो तो ये काम खत्म हो गया। बकवास सा क्वेश्चन था। टेनिस कोर्ट कितने सारे टेनिस कोर्ट, जब हम खेलेंगे तो देखेंगे। हम कोई अच्छा क्वेश्चन करना चाहते हैं, इसमें बिल्कुल मज़ा नहीं आया मुझे तो। लो मैं इसको हटाता हूँ और एक मज़ेदार क्वेश्चन मैं आपके लिए बनाता हूँ। ये आपका यहाँ पे ख़त्म हो गया। एक मैं मज़ेदार क्वेश्चन बनाता हूँ बच्चे, इसको मिटाया मैंने, ये लीजिए, ये ख़त्म हो गया। और एक मस्त क्वेश्चन कराता हूँ मैं, मस्त क्वेश्चन कसम से। 25 नंबर 25, वहाँ थोड़ा अच्छा भी लगेगा क्योंकि कुछ सीखने को मिलना तो चाहिए। टेनिस कोर्ट सीख के क्या करूँगा मैं, क्या करूँगा आज। आइए जरा आप यहाँ पे 25 क्वेश्चन देखेंगे मेरे साथ। 25 कहता है, फॉलोइंग इज द रिसिट्स एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ एरा चैरिटेबल ट्रस्ट। रिसिट्स एंड पेमेंट अकाउंट कहता है मेरे बच्चे 31 मार्च 2018 का, जिसमें आपका ओपनिंग कैश और बैंक है। सब्सक्रिप्शन 3 सालों का अलग अलग बता रहा है, पिछला, करंट ईयर और अगले साल का। फिर कहता है आपका यहाँ पे सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, सेल ऑफ फर्नीचर, बुक वैल्यू कहता है कि 30 बेचा हमने 32 में, ठीक है। रेंट, सैलरी, पोस्टेज, इलेक्ट्रिसिटी, फर्नीचर, बुक्स, डिफेंस बॉन्ड मेरे बच्चे एक तरीके का इन्वेस्टमेंट होता है। बॉन्ड्स में, शेयर्स में, डिवेंचर में पैसा लगाना इन्वेस्टमेंट होता है, ये हमारा एसेट्स है। हेल्प टू नीडी स्टूडेंट्स, ये हमारे आपने कुछ चैरिटी किया हो, एक्सपेंस आपका, क्लोजिंग बैलेंस कैश बैंक का। नीचे कहता है प्रिपेयर इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर देयर एंडिंग ऑन 31 मार्च 2018 एंड बैलेंस शीट एज ऑन दैट डेट विद द फॉलोइंग एडजस्टमेंट। सब्सक्रिप्शन कहता है फॉर देयर एंडिंग ऑन 31 मार्च 2018 आर स्टिल ड्यू 70,000। इंटरेस्ट ड्यू ऑन डिफेंस बॉन्ड आपका 70,000 है। डिफेंस बॉन्ड का जो आपका इन्वेस्टमेंट है उस पर 70,000 कहता है कि इंटरेस्ट अभी हमें रिसीव करना है, ठीक है। आगे बढ़ना, क्या बता रहा है आपका यहाँ पे, कहता है कि रेंट आउटस्टैंडिंग आपका 10,000 है। बुक वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट सोल्ड वाज 8 लाख, 3 lakhs ऑफ द इन्वेस्टमेंट स्टिल इन हैंड, अभी भी 3 लाख इन्वेस्टमेंट बचा हुआ हमारे पास। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन द ईयर ending on 30 subscription received in the year ending on 31st March included 4,000 फ्रॉम माई लाइफ मेंबर मेरे बच्चे, जिसने पूरे लाइफ का एक बार उसने पे कर दिया। लाइफ मेंबरशिप जो सब्सक्रिप्शन होता है वो एक बार ही रिसीव करते हैं, ये नॉन रेकरिंग है, ये कैपिटलाइज करते हैं, सीधे बैलेंस शीट में जाएगा। अभी दिखाऊंगा। टोटल फर्नीचर कहता है कि 1 अप्रैल 2017 को 1,20,000 का है, और सैलरी पेड फॉर द ईयर एंडिंग ऑन 31 मार्च 2019 आपका 20,000। आओ ना मैं आपको समझाऊं ये क्या बोलना चाहता है। मैं स्टार्ट करता हूँ। अच्छा क्वेश्चन है, रियली में अच्छा क्वेश्चन है। ये 25 क्वेश्चन में करा रहा हूँ, आप जरा आ जाओ मेरे साथ। बनाएंगे आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, ये आप मेरे साथ बना रहे हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट।
for the year ended on 31st March 2018। ध्यान रखना, जब साल यहाँ एंड होगा यानी कि ये 17-18 हो गया मेरे बच्चे, इसको हम 17-18 कहते हैं। यानी कि जो 1 अप्रैल 2017 से शुरू होगा एंड 31 मार्च 2018 को एंड होगा, वो आपका ये ईयर है। तो मैं इसमें कोई वर्किंग नहीं करने वाला, वर्किंग बाहर से कर लूँगा, इसको मैं साफ़ सुथरा बनाता हूँ, ठीक है ना। इसके बाद आओ जरा, मैं यहाँ पे 2 बैलेंस शीट बनाऊँगा, एक ओपनिंग का, एक क्लोजिंग का। तो बैलेंस शीट आप लिखिए एज ऑन, एक तो 31 मार्च 2017, ये पिछले साल का बैलेंस शीट है जो आपको कैपिटल फंड निकालने में ओपनिंग का हेल्प करेगा। और मेरे बच्चे एक बैलेंस शीट आप बनाएंगे एंड का, एक बैलेंस शीट आप बनाएंगे एंड का। बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2018, ये एंड का हमारा बैलेंस शीट हो गया। ये लीजिए, ये हमारा एंड का बैलेंस शीट है। मैं अब शुरुआत करता हूँ, एक एक बात को तरीके से प्रेजेंट करना। मेरी आदत आप जानते हैं, मैं स्टार्टिंग से बढ़ता हूँ। रिसीट साइड में देयर इज कैश एंड बैंक, तो आप यहाँ लिखेंगे कैश बैंक को। कैश आपका 140 है और बैंक आपका 6 लाख का अमाउंट है, ठीक है ना सर? हाँ जी। सब्सक्रिप्शन आ गया। मैं पहले सब्सक्रिप्शन को समझने के लिए वर्किंग नोट्स नंबर 1 में मैं यहाँ पे सारी बातें रिकॉर्ड करता हूँ जो क्वेश्चन बोलता है। ये आपका 31 मार्च 17 है और ये 31 मार्च 18 आपका है। आओ ना देखो क्या बता रहा है, नीचे पढ़ेंगे। सब्सक्रिप्शन फॉर द ईयर एंडिंग ऑन 31 मार्च 2018, इस करंट ईयर का सब्सक्रिप्शन कहता है स्टिल ड्यू है, यानी कि आउटस्टैंडिंग है यहाँ पे। फॉर कौन सी ईयर का? 17-18, मतलब करंट ईयर का कितना जी? 70,000। ठीक है, मैं लिख रहा हूँ जैसे क्वेश्चन बोल रहा है। फिर कहता है मेरे बच्चे इंटरेस्ट ड्यू ऑन डिफेंस, ये तो इंटरेस्ट छोड़ दो, पहले चेक करो सब्सक्रिप्शन के बारे में और क्या क्या बता रहा है। रेंट भी नहीं, बुक वैल्यू, हाँ सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन द ईयर। कहता है कि करंट ईयर में जो आपने सब्सक्रिप्शन रिसीव किया है, जरा बताओ सब्सक्रिप्शन हमने कितना रिसीव किया है। देखो आपका करंट ईयर का 8,30,000। ध्यान दीजिए आप मेरी बात। ऐसे तो आपके रिसीट साइड में सब्सक्रिप्शन टोटल 9,10,000 रुपये आए हैं। उस 9,10,000 में कुछ पिछले साल का, कुछ करंट, कुछ अगले साल का। फिर बच्चे ये कहता है कि इस 830 जो करंट ईयर का है, इसमें से आपने एक लाइफ क्या बता रहा था वो, लाइफ मेंबरशिप सब्सक्रिप्शन आपका मिला हुआ है। सर ये क्या होता है मेरे बच्चे? ये वो लोग हैं जो पूरे लाइफ टाइम का एक बार ही आपको पे कर देते हैं। वो अमाउंट कहता है कि 4,000 है। जब भी कोई लाइफ मेंबरशिप, क्योंकि नॉन रेकरिंग है, हम इसको सीधे कैपिटलाइज करेंगे, इसको हम इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में नहीं दिखाते मेरे बच्चे, ठीक है। आगे बढ़ना। सब्सक्रिप्ट और क्या बता रहा जी? बस और तो कुछ है नहीं इसके बारे में। तो मैं अब शुरू करता हूँ, मैं स्टार्ट करता हूँ ऑपरेशन। यहाँ पे मैं पहले लिख दूँ, यहाँ पे एक तो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, कुछ हुआ तो ठीक है, नहीं तो फिर इसको नहीं लिख दूंगा। पिछले साल आपका एडवांस सब्सक्रिप्शन, कुछ हुआ तो ठीक है, नहीं तो नील लिख दो। जिसको मैं नील कर रहा हूँ एग्जाम में लिखो ना लिखो फर्क नहीं पड़ता मेरे बच्चे। एंड में आपका यहाँ पे आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, एंड में आपका आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, और एंड में आपका यहाँ पे एडवांस सब्सक्रिप्शन, ठीक है ना। आओ जरा ध्यान से हम देखते हैं। मुझे बताओ एडजस्टमेंट को देखकर कि यहाँ पे आपका आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन कितना बता रहा है। एडजस्टमेंट में बताओ, एडजस्टमेंट में कितना बता रहा है? सर एडजस्टमेंट में तो कुछ बता ही नहीं रहा है मेरे बच्चे, मेरे प्यारे बच्चे। आप जानते हैं कि अगर एडजस्टमेंट में नहीं बता रहा है तो आप अपना क्वेश्चन देखो। सब्सक्रिप्शन पिछले साल का आपने इस पर 50,000 रिसीव किया है, पिछले साल का 50 रिसीव किया, यानी कि पिछले साल के एंड में कितना बकाया रहा होगा जी? 50,000। ये 50,000 जो पिछले साल बकाया था, दैट अमाउंट हैज बीन रिसीव्ड, वो इस साल रिसीव हो गया। तो ठीक है, पिछले साल बकाया होगा तो पिछले साल के बैलेंस शीट में दिखा दिए। आप जरा बताओ पिछले साल हमने एडवांस कितना रिसीव किया सब्सक्रिप्शन? पिछले साल, अगर पिछले साल कोई एडवांस रिसीव किया होगा तो हमेशा वो एडजस्टमेंट में ही बताएगा, क्योंकि ये इस साल के रिसिट्स पेमेंट अकाउंट में इस साल कोई हमने एडवांस रिसीव किया तो वो बताएगा मेरे बच्चे। आप नीचे देखो, कहीं भी पिछले साल एडवांस रिसीव किया है ऐसा नहीं बताता, तो ये अमाउंट आपका यहाँ पे नील हो गया।
ये आउटस्टैंडिंग एंड में कितना हो गया 70,000। ठीक है, जरा बताओ एंड में एडवांस सब्सक्रिप्शन कितना है, मतलब कितना पैसा इस साल हमने रिसीव किया फॉर द नेक्स्ट ईयर। आप देखो रिसीट साइड में अगले साल के लिए हमने 30,000 का अमाउंट रिसीव किया है, यानी कि अगले साल के लिए आपका 30,000 का एडवांस यहाँ चला गया। और हाँ, ये जो 830 में जो 4,000 लाइफ मेंबरशिप है, मैं डायरेक्टली पहले उसको क्लोजिंग बैलेंस शीट में लिखूंगा, लाइफ मेंबरशिप सब्सक्रिप्शन जो पूरे लाइफ का एक बार में पे कर दिया। ये नॉन रेकरिंग है मेरे बच्चे, वो आपका अकाउंट्स कहता है कि कैपिटलाइज कीजिए, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, उस 4,000 को कैपिटलाइज करेंगे। आप यहाँ पर रिकॉर्ड कर लो। हो गया सर, आगे बताओ। तो कुछ नहीं बच्चे, अब तो बस मुझे ये निकालना है कि यहाँ पे बाय सब्सक्रिप्शन जो सब्सक्रिप्शन आपका रिसीव होता है एनुअल बेसिस पे, वो यहाँ का इनकम कितना होगा। तो आओ ना, वर्किंग नोट्स नंबर अच्छा 1 ही तो चल रहा है। आप कहना कि सब्सक्रिप्शन जो रिसीव्ड है, रिसीव्ड ड्यूरिंग करंट ईयर, आपने करंट ईयर में ड्यूरिंग करंट ईयर आपने करंट ईयर में जो अमाउंट आपने रिसीव किया वो कितना रिसीव किया जी। तो 830 आया था। एक मिनट, ये तो हमने अमाउंट सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग करंट ईयर, ये तो फॉर करंट ईयर ही है, फॉर करंट ईयर कितना मेरे बच्चे 830। लेकिन आप एक काम करना, इस 830 में से 4,000 हटा दो क्योंकि वो हमारा इनकम नहीं है, यानी कि 8,26,000 है ना। हमने टोटल जो सब्सक्रिप्शन रिसीव किया उसमें से करंट ईयर का वो साफ अलग से बता रहा है 830। तो 830 में 4 तो हम यहाँ पे दिखाएंगे, वो तो हमारा इनकम नहीं है जी, तो 826 हुआ। अब इसमें क्या करो, एंड में जो आउटस्टैंडिंग है वो करंट ईयर का है, ऐड कर दो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर करंट ईयर। मेरे बच्चे हम लोग क्या कर रहे हैं, करंट ईयर से बढ़ रहे हैं। ये करंट ईयर का रिसीव हुआ, ये करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग है 70,000, क्योंकि ये 30 इसमें मिला ही नहीं है, वो 30 हटा के हमने यहाँ पर लिखा हुआ 8 जो करंट ईयर का है, तो इसका कुछ नहीं करेंगे। मतलब ये करंट ईयर का रिसीव हो गया, ये करंट ईयर का रिसीव करना बाकी है, करंट ईयर का पहले कुछ एडवांस आया नहीं था, तो हमारा इनकम कितना हो गया 8,96,000। अगर कहीं भी आपको डाउट होता है तो आपको जो मैंने कॉन्सेप्ट समझाया तो वहाँ देख लीजिए, सब्सक्रिप्शन फॉर करंट ईयर आपका इतना निकल के आ जाएगा। समझो मेरी बात, यहाँ पे 896 आपका, तो 8,96,000 आपने यहाँ पे रिकॉर्ड कर दिया। मैं रिपीट कर रहा हूँ, यहाँ पे हमने टोटल सब्सक्रिप्शन रिसीट्स पेमेंट से नहीं उठाया है, जो करंट ईयर का है मेरे बच्चे मैंने वही उठाया है। तो इतना रिसीव कर लिया इतना रिसीव करना बाकी है, पिछले साल कुछ एडवांस आया नहीं था, तो टोटल कितना हो गया 896 का अमाउंट। ठीक है, आगे बढ़ेंगे आप। सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, मैं काम करता हूँ, इन्वेस्टमेंट की सारी बातें अभी कर लेता हूँ, फिर मैं इन्वेस्टमेंट की सारी बातें अभी कर लेता हूँ। मुझे जगह चाहिए, मैं यहाँ पे वर्किंग कर लेता हूँ, यहाँ पे आपका, ठीक है ना। इन्वेस्टमेंट की सारी बातें मैं यहाँ पे कर लेता हूँ। आप ज़रा आ जाओ यहाँ पे, वर्किंग नोट्स नंबर आपका 2। मैं आपके लिए मैं यहाँ पे इन्वेस्टमेंट अकाउंट जो एसेट्स है मेरे बच्चे, उसका अकाउंट बनाकर दिखा देता हूँ ताकि क्लैरिटी ज़्यादा आ जाएगी आपके दिमाग में। ये लीजिए इन्वेस्टमेंट अकाउंट। बहुत बहुत थकाते हो आप ज़रा देखो ना, ज़रा बताओ इन्वेस्टमेंट आपका पिछले साल में कितने का था, चेक करो आप यहाँ पे। मैं एक बार नीचे पढ़ लूँ क्या, कोई अकाउंट की रिक्वायरमेंट लग नहीं रही है मुझे। आप देखो ज़रा नीचे में कहता है कि आपका सब्सक्रिप्शन तो हो चुका, इंटरेस्ट ड्यू हो गया, ये तो बात की बात है। बुक वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट सोल्ड वाज 8 लाख। मैं अकाउंट बनाऊंगा मेरे बच्चे, जो इन्वेस्टमेंट आपने बेचा है, कहता है कि उसकी जो बुक वैल्यू है वो आपका 8 लाख है, और कहता है कि 3 लाख का इन्वेस्टमेंट वेर स्टिल इन हैंड। एक बार जरा चेक करो पेमेंट साइड में, क्या कोई इन्वेस्टमेंट आपने परचेज किया है क्या, जरा चेक करो। इस साल कोई इन्वेस्टमेंट परचेज किया है क्या? नहीं सर, डिफेंस बॉन्ड परचेज किया है, लेकिन सर इन्वेस्टमेंट नाम तो हमें नहीं दिख रहा है कि इन्वेस्टमेंट कहीं परचेज किया है। मेरे बच्चे इसका मतलब है कि इन्वेस्टमेंट आपका पिछले साल से, पहले मैं यहाँ दिखा दूँ, इन्वेस्टमेंट जो है, इन्वेस्टमेंट आपका पिछले साल से जो आ रहा है, ध्यान रखना 8 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट बिक गया और 3 लाख का इन्वेस्टमेंट भी बचा हुआ है, यानी कि पिछले साल से 11 लाख रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट आपके पास चलते आ रहा है। 11 लाख में अगर 8 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट हमने बेच दिया है,
तो मेरे बच्चे उस केस में इन्वेस्टमेंट जो हमारे पास बच गया पिछले साल वाला, वो कितना बच गया जी? 3 लाख का अमाउंट। कॉमन सेंस से, जब इस साल कोई एसेट्स परचेज हुआ ही नहीं, तो पिछले साल से जो था मेरे बच्चे, उसमें से 8 लाख का बिक गया और 3 लाख का बच गया। ठीक है ना? आप चाहो तो मैं इसको अकाउंट से दिखा देता हूँ। ये देखो, आप अकाउंट, आपकी मर्जी है, अकाउंट से देख लो। यहाँ पे 11 लाख का था, 11 लाख का। अब इसमें से 8 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट बढ़ना यहाँ, घटना यहाँ। इसमें से 8 लाख का इन्वेस्टमेंट बेच दिया। कितने में बेचा? आप चेक करो रिसीट साइड में, हमने इन्वेस्टमेंट 9 लाख में बेचे हैं। तो मेरे बच्चे 8 लाख का इन्वेस्टमेंट अगर 9 में बिक गया तो आपने बोला बाई बैंक अकाउंट, यहाँ पे 9 लाख का अमाउंट। लेकिन जो बिका वो 8 लाख का था ना, यानी कि 8 का इन्वेस्टमेंट 9 में बिका, यानी कि 1 लाख का आपको फायदा हो गया मेरे बच्चे। उसको हम कहाँ ट्रांसफर करेंगे? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, है ना? ये आपका प्रॉफिट ऑन सेल हो गया। ये हमारा प्रॉफिट ऑन सेल हो गया आपका कितना जी? 1 लाख का। तो इसमें से 8 लाख का इन्वेस्टमेंट हमने 9 लाख में बेच दिया। ये जैसे एसेट्स अकाउंट होता है, हमें 8 लाख माइनस करना था, बट 9 हो गया तो 1 लाख यहाँ लिख दिया आपको। ठीक है ना? मतलब 11 में से 8 लाख इन्वेस्टमेंट चला गया। कोई नया इन्वेस्टमेंट परचेज हुआ? नहीं सर। तो अब बताओ, इन्वेस्टमेंट बाई बैलेंस शीट कितना बच गया? 3 लाख का अमाउंट। वही काम किया, 11 चला गया ओपनिंग में, 3 चढ़ गया एंड में, और जो बेचकर फायदा हुआ मेरे बच्चे, वो आपका यहाँ पे प्रॉफिट लिखा जाएगा, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। हमने इन्वेस्टमेंट को बेचने में हमें फ़ायदा हुआ है, और कितने का जी? 1 लाख रुपीज़ का अमाउंट आपका, 1 लाख रुपए। ये भी ठीक है, इन्वेस्टमेंट को बेचने पे 1 लाख का हमें फ़ायदा हो गया। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे आगे बढ़ते हैं मेरे बच्चे। फिर कहता है ये इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, ये तो हमारा इनकम है, और क्योंकि ये किसी फंड से जुड़ा हुआ नहीं है, तो इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट क्या होगा? मैं यहाँ पे इनकम रिकॉर्ड करूँगा, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। जरा बस ये देख के बताओ क्वेश्चन के अंदर में, जरा बस ये देख के बताओ कि जो इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कुछ नीचे बकाया भी है क्या? क्या इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कुछ बकाया भी है क्या? नहीं सर, कुछ आउटस्टैंडिंग नहीं है। तो फिर सारा का सारा मेरा इनकम है जी, कितना आपका? 20,000 का अमाउंट। ये लिखिए, साथ साथ लिखना है, आगे पीछे बिल्कुल नहीं होंगे आप। तो 20,000 का हमने यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट दिखा दिया। सेल ऑफ फर्नीचर, आओ ना, हम फर्नीचर की बातें भी अभी कर ले। कौन बाद में करेगा? सारी बातें अभी कर लो फर्नीचर के बारे में। मैं अकाउंट से भी दिखा दूंगा, और यहाँ पे भी वर्किंग नोट्स नंबर 4 मैं आपको अकाउंट से भी बता दूंगा, अच्छा लगेगा आपको। अकाउंट से सीखना और अच्छा होता है बड़े बच्चे बनने के लिए। तो फर्नीचर अकाउंट, ठीक है ना? ये लीजिए आपका। जरा चेक करते हैं फर्नीचर। तो जो बिका है वो 30 का था, बेचा 32 में, लेकिन इसके बारे में और क्या बता रहा है? नीचे आइए, पहले नीचे आइए मेरे बच्चे। लास्ट में पढ़ना, लास्ट में टोटल फर्नीचर कहता है कि 1 अप्रैल 2017 यानी कि स्टार्टिंग में 120 का था। यह हो गया टू बैलेंस बीडी। ये आपका 1,20,000 का यहाँ पे फर्नीचर था। समझ रहे हो? ओपनिंग बैलेंस बता रहा है, नीचे बता रहा था। अब कहता है इसके बाद जरा चेक करो पेमेंट साइड में। पेमेंट साइड में कहता है कि फर्नीचर आपने 2 लाख का और परचेज किया है पेमेंट साइड में, तो आपका फर्नीचर बनना यहाँ पे आपने कहा 2 बैंक अकाउंट। कितना जी? आपका 2 लाख का अमाउंट, 2 लाख रुपए का फर्नीचर आपका यहाँ पे और आ गया मेरे बच्चे। फिर कहता है कि सेल किया फर्नीचर का, जिसकी वैल्यू 30,000 थी, हमने उसको 32 में बेच दिया। क्या कहीं पे नीचे में डेप्रिसिएशन की बात कर रहा है? नहीं कर रहा है, तो बस ठीक है। इसमें से 30,000 का बिक गया मेरे बच्चे, मैं 30 ही लिखता, लेकिन बाई बैंक कहता है कि बेच के 32 मिल गया, हमें 2,000 का फ़ायदा हो गया। आप जानते हैं उस 2,000 के फ़ायदे को हम ट्रांसफ़र करते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। मैंने अकाउंट बनाया है, आपको सिखाया है, ये प्रॉफिट ऑन सेल हो गया। हम लोगों ने शायद पिछले ही क्लास में हमने एसेट्स अकाउंट बनाना सिखाया था। डेप्रिसिएशन होता तो वो भी करता, पर डेप्रिसिएशन की बात ही नहीं है यहाँ पे आपका। ठीक है, आप चेक करो और भी कहीं कुछ फर्नीचर के बारे में बता रहा है क्या? नीचे में कहीं पे नहीं सर। तो कॉमन सेंस है यार, आप देखो ऐसे समझो 120 + 2 320 में से 30,000 का बिक गया। 30,000 का बिक गया, तो 320 में 30,000 का बिक गया, तो बाई बैलेंस सीडी आपके पास 2,90,000 का फर्नीचर बच गया। लेकिन आप ऐसे थोड़ा ही करते हो, आप इनको ऐड करते हो। कितना हो गया? 322।
322 और 322 में से आप क्या करते हो, इसको माइनस करते हो तो भी यही निकल के आएगा। इट्स आर बैलेंसिंग फिगर, बैलेंसिंग फिगर। फर्नीचर का ओपनिंग लिखो ना यहाँ पे। फर्नीचर जो आपका स्टार्टिंग में है ओपनिंग बैलेंस शीट में कितना जी, 120, 1,20,000 रुपये। पर बच्चे फर्नीचर आपका जो एंड में है, फर्नीचर जो आपका एंड में है वो कितना कहता है, 2,90,000, 2,90,000 रुपये। और ये जो आपको प्रॉफिट हो गया 2,000 का, वो यहाँ लिखेंगे आप अपना बाय प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फर्नीचर। फर्नीचर के बेचने पे आपको फ़ायदा हो गया कितने का, 2,000 का। एक बार मुझे यहाँ पे समझाने का मन कर रहा है, आप ज़रा सुनोगे मेरी बात, एक बार सुनोगे मेरी बात। सर हाँ सर, ये देखो मैं क्या बता रहा हूँ मेरे बच्चे। फर्नीचर पहले से 120 का था, बैलेंस शीट टैली कर रहा था। आपने इस साल 2 लाख का फर्नीचर परचेज किया, तो बैलेंस शीट में क्या हुआ, फर्नीचर बढ़ा और बैंक कम हो गया। अभी भी बैलेंस शीट टैली कर रहा है, समझो मेरी बात। फर्नीचर बढ़ा, बैंक हो गया, टैली कर गया। अब आपने सेल किया, 30,000 का फर्नीचर आपने 32 में बेचा है, तो फर्नीचर आपका 30 से कम हो गया, लेकिन पैसा आ गया 32, बैलेंस शीट टैली नहीं कर रहा। तो वो 2,000 का प्रॉफिट दिखा के हमने कैपिटल को बढ़ा दिया और दोनों साइड टैली कर दिया, क्योंकि यही 2,000 यहाँ पे ऐड करके सरप्लस बढ़ाऊंगा और कैपिटल को ऐड करूंगा ताकि टैली कर जाए। तो और 290 जो बच गया उसको यहाँ पे कॉमन सेंस है, मतलब अकाउंटिंग सिखा रहा हूँ ये कैसे काम कर रहा है। ठीक है, ये भी काम हो गया मेरे बच्चे, सेल ऑफ फर्नीचर। और आगे बढ़ते हैं, आओ जरा पेमेंट साइड में, रेंट। तो आप यहाँ लिखेंगे टू रेंट। जरा देखो, रेंट हमने जो पे किया वो 60 है, और नीचे में कहता है, मैं डायरेक्टली करूँगा यहाँ पे, रेंट जो पे किया वो 60,000 है। आप नीचे पढ़ो, कहता है कि रेंट आउटस्टैंडिंग है, आउटस्टैंडिंग बकाया है कितना जी, 10,000। तो मेरे बच्चे रेंट टोटल एक्सपेंस आपका 70,000 हो गया। 60 पे किया वो कैश में से माइनस हो चुका होगा, 10,000 पे करना है, लायबिलिटी बन गया। लायबिलिटी को हम यहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे एंड में आपका, ठीक है ना सर। हाँ सर, रेंट के बारे में कुछ और नहीं सर, वो आपका सैलरी लिखो ना, सैलरी। आप बताओ सैलरी पर भी कोई एडजस्टमेंट है क्या, सैलरी पे नीचे चेक कर लो आप। नहीं सर, हाँ सर है, सर है, सर है, तो कोई बात नहीं, चिल्लाना नहीं है। आप ज़रा बताओ सैलरी हम लोगों ने पे कितना किया है। अब देखो पेमेंट साइड 1,20,000, नीचे कहता है, पढ़ो जरा, सैलरी में 20,000 अगले साल का, 19 अभी 18 चल रहा मेरे बच्चे, अगले साल का है, तो माइनस कर दो प्रीपेड, प्रीपेड सैलरी अगले साल का जो पे किया कितना अमाउंट जी, वो कहता है अगले साल का 20,000 है। इसका मतलब कि मेरे बच्चे सैलरी जो हमारा एक्सपेंस हुआ फॉर द करंट ईयर वो कितना हो गया, 1 लाख, 1 लाख रुपए तो हमारा एक्सपेंस हो गया, और 20,000 जो आगे के लिए पे किया हमारा एसेट्स बन गया। तो प्रीपेड सैलरी आप यहाँ पे एसेट्स रिकॉर्ड करेंगे, 20,000 का अमाउंट आपका, 20,000 रुपये का अमाउंट। ये भी ठीक है, ये भी ठीक है मेरे बच्चे। फिर आगे बढ़ता हूँ मैं, सैलरी के बाद वो कहता है पोस्टेज, लिखो ना यहाँ पे, पोस्टेज आपका क्या निकल के आता है। पोस्टेज के बारे में नीचे कुछ नहीं बता रहा है, 3,000 हमारा एक्सपेंस हो गया। वो इलेक्ट्रिसिटी चार्ज यहाँ लिखिए, कुछ नीचे नहीं बता रहा है। तो मेरे बच्चे इलेक्ट्रिसिटी चार्ज जो है वो हमारा एक्सपेंस है, और ये हमारा कितना बता रहा है जी, 60,000 का अमाउंट। फर्नीचर हो गया, हमने अकाउंट में लिख लिया आपका। बुक्स 30,000, ध्यान दो ध्यान दो, नीचे में कहीं कुछ बुक्स के बारे में बता रहा है क्या। हाँ देखता हूँ, बुक्स के बारे में नहीं बता रहा बच्चे, तो कोई बात नहीं, ओपनिंग में नहीं था। और आपने जो बुक्स इस बार परचेज किए 30,000 के, वो क्लोजिंग बैलेंस शीट में आ गया। तो बुक्स जो आपका है वो 30,000 आप यहाँ पे रिकॉर्ड कर देंगे। बुक्स एंड में आपका 30,000 का आ गया। मेरे बच्चे डिफेंस बॉन्ड्स, डिफेंस बॉन्ड जो परचेज किया वो भी मेरा एसेट्स है। बॉन्ड भी एक तरीके का इन्वेस्टमेंट ही होता है। फिर सर आपने इन्वेस्टमेंट अकाउंट में क्यों नहीं रिकॉर्ड कर दिया, क्योंकि अलग नाम दिया है मेरे बच्चे, नाम अलग देगा तो अलग से अकाउंटिंग कर लेंगे, क्या फ़र्क पड़ता है। लिख लो यहाँ पे डिफेंस बॉन्ड्स, क्योंकि पिछले साल था नहीं, हमने इस साल ही परचेज किया है, तो 15 लाख रुपीज़ हम यहाँ पे एसेट्स के रूप में दिखाएंगे, 15 लाख का अमाउंट। और हाँ, कुछ कह रहा था इसके बारे में,
कुछ कह रहा था मेरे बच्चे, नीचे में डिफेंस बॉन्ड पे शायद कुछ इंटरेस्ट की बातें कर रहा था। कहाँ चला गया वो, कहाँ चला गया? डिफेंस बॉन्ड पे कहीं वो इंटरेस्ट के बारे, हाँ वो देखो आप, आपका जहाँ पे सब्सक्रिप्शन फॉर द ईयर, उसके बाद कहता है बीच में इंटरेस्ट ड्यू ऑन डिफेंस बॉन्ड आपका 70,000। मेरे बच्चे 70,000 का इंटरेस्ट ड्यू हो चुका है, अभी रिसीव नहीं किया, ड्यू हो चुका, कोई बात नहीं, करंट ईयर का है ना, करंट ईयर का है, इसलिए एक तो पहले आप इसको इनकम दिखाओ, इंटरेस्ट, इंटरेस्ट ऑन डिफेंस बॉन्ड। डिफेंस बॉन्ड पे पहले हमने क्या किया, यहाँ पे इनकम दिखाया कितने का, 70,000 का, और क्योंकि ये ड्यू है, अभी रिसीव करना है, इसलिए हमने उसको यहाँ रिकॉर्ड कर दिया एक्रूड इंटरेस्ट, एक्रूड इंटरेस्ट या आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन डिफेंस बॉन्ड्स। डिफेंस बॉन्ड्स पे इंटरेस्ट आपका 70,000। मैं इसको भी समझाऊंगा। ये देखो मेरा तराजू, ये देखो आप तराजू देखो, अब तराजू देखो मेरा तराजू। अरे 70,000 इनकम दिखाया, इनकम से प्रॉफिट बढ़ जाएगा, प्रॉफिट से कैपिटल फंड बढ़ जाएगा, और जो इनकम बढ़ा उसके अगेंस्ट में पैसे अभी आए नहीं है, तो हमने उस नाम को लिख दिया एसेट साइड में कि हमें रिसीव करना, ताकि बैलेंस शीट टैली कर जाए। हर एक मोड पे जब आप परेशान हो जाओगे तो ऐसे ही समझना आपको, आपको अच्छा लगेगा, है ना। जितना हमने इनकम दिखाया उतने से हमने अपना एसेट भी बढ़ा दिया, एक्रूड इंटरेस्ट ऑन डिफेंस बॉन्ड, ठीक है मेरे बच्चे। फिर कहता है आप पेमेंट साइड में हेल्प टू नीडी स्टूडेंट्स, ये तो एक्सपेंस है, हमने हेल्प किया, चैरिटी है, हेल्प टू नीडी स्टूडेंट्स। आपका जो नीडी स्टूडेंट्स हैं हमने उनको हेल्प किया है, तो आप उसको यहीं पे रिकॉर्ड करेंगे, और वो अमाउंट कहता है 2,20,000, 2,20,000 रुपये। और फिर कैश बैंक का क्लोजिंग बैलेंस यहाँ चला गया, कैश हमारा एंड में, बैंक बहुत सिंपल तरीके से दिमाग शांत करते हुए आप एग्ज़ाम में क्वेश्चन को करना, आपको परेशान नहीं होंगे। मैं एक चीज़ और दावा देता हूँ आपको, एक दावा करता हूँ मेरे बच्चे कि मैं आपका जो लेवल है उसे थोड़ा सा लेवल हाई रखूँगा, ताकि आपके एग्ज़ाम में कोई भी क्वेश्चन आएगा बड़े आराम से कर जाएंगे। और कुछ है क्या? नहीं सर, ऊपर की बातें हो चुकी है, आओ नीचे देखते, कुछ छोटा तो नहीं। सब्सक्रिप्शन हो चुका, इंटरेस्ट भी हो चुका, रेंट भी हो चुका, इन्वेस्टमेंट की बातें हो चुकी हैं, आपका सब्सक्रिप्शन रिसिप्ट चार्ज ये भी हो चुका है, फर्नीचर की बातें हो चुकी है, एवरीथिंग हैज़ बीन कंप्लीटेड। नाउ व्हाट विल डू, हमें यहाँ पे जस्ट फर्स्टली फाइंड आउट कि आपका सरप्लस हुआ कि डेफिसिट हुआ। ये बड़ा दिख रहा है 896,000 प्लस आपका 122,000 और प्लस आपका 70,000। मेरे बच्चे ये 10,88,000, 1088 आपका, यहाँ भी लिखिए 10,88,000, और इसमें से माइनस करेंगे आप, एक तो आपका 70,000 माइनस करेंगे 1,03,000, फिर आपका 60,000 और फिर आपका 220 का अमाउंट। तो ये अमाउंट निकल के आया 6,35,000। ये हमारा यहाँ पे सरप्लस निकल के आ गया मेरे बच्चे, ये सरप्लस निकल के आया, मतलब हम लोगों ने कमाया है। बैलेंसिंग फिगर यहाँ पे आप ओपनिंग बैलेंस शीट से पता करो कि आपका यहाँ पे कैपिटल फंड कितना है, बैलेंसिंग फिगर। तो आओ जरा देखते हैं यहाँ पे 1220, ये 120 था ना, हाँ 1220, 1270 यहाँ पे 12,70,000 का अमाउंट, प्लस आपका 7,40,000, और इसमें से बस 20 लाख कितना 10,000, ये 20,10,000 का अमाउंट निकल के आ गया मेरे बच्चे। क्लोजिंग बैलेंस शीट में कैपिटल फंड ये जो आपका 20,10,000 निकल के आया ओपनिंग में से, इसमें सरप्लस जो हमने कमाया है इस साल यानी कि 6,35,000 आप इसमें ऐड कर दो, तो ये 26,45,000 का अमाउंट आपका निकल के आ गया। आप चेक करते हैं ये टैली करता है कि नहीं। तो 26,45,000 यही था ना, हाँ ये मेरे बच्चे आ गया 2689, लिख दो यहाँ पे, सिंपल है, मैंने लिखा हो पहले से फिगर आपके लिए ताकि टाइम बर्बाद ना हो, और यहाँ भी 2689 निकल के आ जाएगा। इट्स वेरी सिंपल, मतलब प्रैक्टिस जितना ज़्यादा होगा आप उतने यहाँ पे स्ट्रॉन्ग होते चले जाएंगे, कॉन्सेप्ट आपके अच्छे होते चले जाएंगे मेरे बच्चे। ये भी क्वेश्चन मैंने करा दिया, ये भी क्वेश्चन करा दिया, आप इसकी कॉपी कर लें। और फिर हम क्या करेंगे, आज की क्लास को हम यहीं पे रोकेंगे।
अभी आपको किसी भी क्वेश्चन को बुक से ट्राई नहीं करना है, कॉन्टिन्यूसली बार बार आपको रिवीजन करना है इस चैप्टर का। हर एक नए क्लास को शुरू करने के पहले आपको मज़ा आएगा, अगली क्लास में और लेवल को हाई करेंगे और आपको अच्छे क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराएंगे। मेरे बच्चे, आज की क्लास हम यहीं रोकते हैं, नेक्स्ट टाइम मिलेंगे इसके आगे कंटिन्यू करने के लिए। तब तक आप सबको बाय बाय टाटा, बाय बाय टाटा, बाय बाय टाटा। कई सारे बच्चे मुझसे पूछते हैं कि सर आप 11-12 क्लास को क्यों पढ़ा रहे हो और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, रीज़न क्या है? मेरे बच्चे, मैं सच्चाई बता रहा हूँ, इसमें जितना फ़ायदा आपका है ना, उससे उतना एटलीस्ट उतना फ़ायदा मेरा भी है। मैंने सीए की, ये मेरी बुक्स है, ये सीए फाउंडेशन की बुक है, ये सीए इंटर ग्रुप 1 की बुक है और ये हमारे सीए इंटर ग्रुप 2 की बुक है। ये सारी बुक्स मैंने अपने बच्चों के लिए लिखा हुआ है। यही नहीं, हमारे ये सीएमए की बुक है, ये हमारे सीएमए के अंदर में सीएमए फाउंडेशन, ये मेरा सीएमए इंटर ग्रुप 1 की बुक मैंने आपके लिए लिखा हुआ है, ये सीएमए इंटर ग्रुप 2 की बुक मैंने आपके लिए लिखा हुआ है और ये सीएमए फाइनल की बुक मैंने आपके लिए लिखा हुआ है। इसी तरीके से सीएस की मेरी बुक है, मेरे बीकॉम की बुक्स है। मैंने सबके लिए बुक तैयार किया है मेरे बच्चे, और उनको मैं पढ़ा रहा हूँ और बहुत बेहतर तरीके से हज़ारों बच्चे आपके ऑल ओवर इंडिया में हर एक साल मुझसे पढ़ते हैं। 11-12 क्लास आपको फ्री करने का जो मेरा मेन रीज़न है, वो रियली बता रहा हूँ, सिर्फ मेरा स्वार्थ है। ये देख रहे हो आप, ये ऐसी बुक्स है ना बच्चे, और भी बुक्स है, पर मैं कितना उठाता। ये जो बुक्स मैंने लिखी हुई हैं, जब मैं इनसे अपने बच्चों को पढ़ाता हूँ, मैं देखता हूँ कि कई सारे बच्चे जिन्होंने 11 क्लास 12 क्लास में ठीक से नहीं पढ़ा, चाहे वो फाइनेंशियली वीक बच्चे थे, चाहे वो आपका जहाँ पे रहते थे वहाँ पे बेटर जो आपका एजुकेशन होना चाहिए वो अवेलेबल नहीं है, और इसके चलते वो आपके परेशान हो जाते थे। उनको डर लगता था कि यार संतोष सर तो बहुत दूर बैठे हैं और उनसे अगर वो सामने ना हो तो फिर कैसे मैं इंटरेक्ट करूँगा, कैसे मैं डाउट पूछूंगा। इन्हीं चीज़ों से, इन्हीं डर को ख़त्म करने के लिए मेरे बच्चे, मैंने क्या किया, आपको 11 क्लास 12 क्लास कंप्लीट फ्री किया है। आप पढ़ो ना, और पढ़ के देखो जरा कौन सा डाउट आपको उठता है, कौन सी आपको ऐसा है जो आपको परेशान करता है। मैं तो अभी 11 क्लास 12 क्लास में हज़ारों बच्चे आज तक मेरे पेड कोर्सेज में थे। मैं रोज़ 4 to 7 बैठता हूँ कि कभी तो कोई डाउट आए, कभी तो कोई डाउट आओ। रेयरली कोई डाउट मेरे पास आता है बच्चे, रेयरली। और मैंने वो भी, आपके जो डर है ना डाउट का, वो भी ख़त्म करने के लिए मैंने और मेरी सीओसी टीम ने इस बात को डिसाइड किया है कि चैनल पे मैं वीक में एटलीस्ट एक बार अपने सारे फ्री बच्चों के लिए लाइव चैनल पे आऊँगा और आपके डाउट सेशन देखूंगा कि क्या डाउट्स आपके उठते हैं। एक्चुअली आप पढ़ो ना, आप कल को जो बोलते हो ना, हमेशा मैंने देखा हुआ है मैंने चैनल पे कि सर मैं फाइनेंशियली वीक बच्चा हूँ, मैं पढ़ाई नहीं कर पा रहा हूँ। अब क्यों नहीं पढ़ाई कर पाओगे? सर मैं वहाँ रहता हूँ जहाँ पे अच्छी एजुकेशन नहीं है, अब क्यों नहीं पढ़ पाओगे? सर डर लगता है वीडियो क्लास से, पैसा पे कर दिया, उसके बाद मान लो अगर क्लास समझ में नहीं आया, अब कैसा डर है? आप पढ़ो ना, आप मेरे चैनल पे आइए, चैनल पे स्टडी कीजिए फ्री ऑफ कॉस्ट। याद रखना, ये सिर्फ आपका रिवीजन लेक्चर नहीं है, ये सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट समझाने का लेक्चर नहीं है, ये सिर्फ डेमो क्लासेज नहीं है। हर एक चैप्टर में मेरे बच्चे अगर 16-18 क्लासेज है तो उन 16-18 क्लासेज को मैं आपके लिए फ्री कर रहा हूँ, बिल्कुल सीक्वेंस में। आप चैनल पे आके स्टडी करें और रियली में अपने आप को आप टॉप पे पहुंचाएं। एक चीज़ मैं आपको बता दूं, ये मिशन जो मैंने और मेरी सीओसी टीम ने डिसाइड किया है कि लेट्स एडुकेट इंडिया, पूरे इंडिया को एडुकेट करना है। कॉमर्स में एक एक बच्चा प्रॉपर तरीके से स्टडी करे, इस बात को इंश्योर करना है। मेरे बच्चे, इसमें आपका साथ चाहिए। आप भी स्वार्थी बनकर आप इस नॉलेज को अपने तक लिमिट नहीं रखना। आपके स्कूल में जितने सारे फ्रेंड्स हैं, आपके रिलेटिव्स जो हैं, जो बाहर के दोस्त हैं, आपके दुश्मन भी क्यों ना हो, रोड पे चलता हुआ कोई इंसान भी दिख जाए जो कॉमर्स का है 11-12 क्लास का, उसको भी आपको बताना होगा कि संतोष सर ने अपनी सारी क्लासेज फ्री कर दी है 11-12 क्लास की। आप उनको आइए, उनके चैनल पे स्टडी कीजिए। सीओसिस आपका कॉमर्स स्कूल, ये बात आप ध्यान रखेंगे और इस चैनल पे आप आइए और ज्वाइन कीजिए और अपने लाइफ को आगे बढ़ाइए। एंड सबको लेकर आए मेरे बच्चे, सबको, तभी हम दोनों का मिशन पूरा होगा। ऑल द बेस्ट। थैंक यू जी, थैंक यू बच्चों।